नमस्कार। मैं रवि यादव मुंबई से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस पटल पर आप सभी मेहमानों का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह 7 बज गए हैं और आज का जो ये खास एपिसोड है, जो विशेष आयोजन है, उसको लेकर मैं जो मेरे आज के खास मेहमान हैं, उपस्थित हूं और आप सब लोग शुरू से ही उपस्थित हो गए हैं। मुझे इस बात को देखकर बहुत अच्छा लगा। जितने भी मित्र जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और जितने मित्र जुड़ते जाएंगे, उनको भी नमस्कार करता हुआ आगे चलूंगा। मैं आज के आयोजन की शुरुआत यहाँ से करूंगा कि जो भी चारों तरफ माहौल है, हमारे अपने जो इन दिनों विदा हो गए हैं, चले गए हैं, हमसे बिछड़ गए हैं, मैं उन सबको श्रद्धांजलि भी देता हूँ, उन सबको शत-शत नमन करता हूँ। बहुत सारी घटनाएँ रोज़ होती हैं और वाक़ई हृदय विदारक होती हैं। आदरणीय पीएन सिंह जी सब लोग जानते हैं, अधिकारी रहे दूरदर्शन में। अधिकारी के साथ-साथ वो बहुत अच्छे साहित्य का भी उनको बहुत लगाव था, साहित्य की बहुत समझ थी उनको। आज सुबह वो गए और मेरी तरफ से, इस पटल की तरफ से सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जितने भी लोग हमसे विदा हुए हैं, हमसे जुदा हुए हैं, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। एक बात है मित्रों, दुनिया से एक दिन सबको जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कार्य करके जाते हैं कि जो सिर्फ शारीरिक तौर पर दुनिया से जाते हैं, लेकिन कभी भी उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उनका जो नाम है, वो दुनिया से नहीं जाता। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो बिल्कुल उसी तरह के हैं। मैं आदरणीय सप्रू साहब की बात कर रहा हूँ। आदरणीय डी के सप्रू जी हमारे वरिष्ठ, इंडस्ट्री जब हिंदी इंडस्ट्री जब जम रही थी, जब शुरुआत कर रही थी, उसमें जो लोग थे, जो जो कह लीजिए कि उसकी जो नींव में है हमारी इंडस्ट्री की, फ़िल्म इंडस्ट्री की, उसमें आदरणीय सप्रू साहब थे। सप्रू साहब के नाम से उनको जाना जाता था। उनका पूरा नाम जो है वो डी के सप्रू यानी कि दया किशन सप्रू जी था। और मैं जो मित्र जुड़ गए हैं, उनमें से आदरणीय अनिंदा पाटनी जी अमेरिका से, आदरणीय अशोक गुप्ता जी, संजय तिवारी जी, संजू श्रीमाली जी, पीके हिंदुस्तानी जी, अवधेश यादव जी, आदरणीय सूरज प्रकाश जी, बहुत वरिष्ठ कहानीकार हैं, आज के हिंदुस्तान के जाने-माने कहानीकारों में आपका नाम शुमार है। सर प्रणाम करता हूँ। सनी चार्ल्स एक्टर, एसआर अवाना जी और सुनील यादव जी, सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। इससे पहले कि मैं हमारे जो मेहमान हैं, उनको मैं आमंत्रित करूँ, मैं चाहूँगा कि हमने जो एक छोटा-सा वीडियो आदरणीय सप्रू साहब के सम्मान में बनाया है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके बाद में आदरणीय तेज सप्रू जी को आमंत्रित करूँगा। नमस्कार। सफरनामा विद रवि यादव का आज का ये विशेष एपिसोड यादों के झरोखों से समर्पित है हिंदी सिनेमा के दिग्गज व मशहूर अभिनेता स्वर्गीय डी के सप्रू जी। सप्रू के नाम से मशहूर आदरणीय दया किशन सप्रू जी ने करीब 40 साल के लंबे फिल्मी कैरियर में 400 से अधिक फिल्मों में सशक्त अभिनय करके भारतीय दर्शकों के मन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। 1940 से 80 के बीच उन्होंने बतौर हीरो, खलनायक व चरित्र अभिनेता अनेक सफल फिल्मों में कार्य किया, जैसे साहब बीवी और गुलाम, पाकीज़ा, महल, हीर रांझा, काला पानी, प्रेम पुजारी, ज्वेल थीप, गैम्बलर, शहीद, नया दौर, विश्वनाथ, धर्मवीर, चरस, अदालत, जंजीर, प्रतिज्ञा, सत्यकाम आदि। कश्मीर के एक ब्राह्मण परिवार में 16 मार्च 1916 को जन्मे सप्रू साहब भले ही 10 अक्टूबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, मगर अपनी दमदार आवाज, रोबीले अंदाज, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व व अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सप्रू साहब की धर्म पत्नी हेमवती सप्रू जी भी अपने समय की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी और सप्रू साहब की तीनों संतानें अपने अपने क्षेत्र में अपना बेहद खास मकाम रखती हैं। सप्रू साहब के सुपुत्र श्री तेज सप्रू जी ने मोहरा, त्रिदेव, साजन, तेजाब, थानेदार, छोटे सरकार और अजूबा जैसी करीब 300 फिल्मों के जरिए हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई व उनकी छोटी सुपुत्री श्रीमती प्रीति सप्रू ने लावारिस, अवतार, अर्पण,
आज का अर्जुन, कुर्बानी जट दी जैसी अनेक हिंदी पंजाबी फिल्मों से अभिनय में अपना एक खास मकाम बनाया। प्रीति सप्रू हिंदी पंजाबी सिनेमा में बतौर निर्माता व निर्देशिका एक बहुत स्थापित नाम। साथ ही सप्रू साहब की बड़ी बेटी आदरणीय श्रीमती रीमा राकेश नाथ जी ने साजन, याराना, आरजू, मोहब्बत, हम तुम्हारे हैं सनम जैसी अनेक सफल फिल्में लिखकर बतौर फिल्म लेखिका अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वर्गीय डी.के. सप्रू साहब की सुनहरी यादें आज उनके सुपुत्र मशहूर अभिनेता श्री तेज सप्रू जी के साथ ताजा करते हुए रवि यादव रवि पटल स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान के इस बेहतरीन अभिनेता को हम सब की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि व इस आयोजन में सहयोग के लिए आदरणीय श्री तेज सप्रू जी, रीमा राकेश नाथ जी, प्रीति सप्रू जी व पूरे सप्रू परिवार का पटल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। श्री तेज सप्रू जी का स्वागत व सभी सम्मानित दर्शकों का अभिनंदन। ये एक छोटा सा परिचय, छोटा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो वृक्ष बहुत बड़ा है जिसकी शाखाएं जो हैं आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से फल फूल रही हैं। मैं आज इस दोहे से शुरुआत करूंगा कि देखो जब भी वृक्ष पर लदे हुए फल फूल, देखो जब भी वृक्ष पर लदे हुए फल फूल, उसकी जड़ की वंदना, उसकी जड़ की वंदना ना जाना तुम भूल, उसकी जड़ की वंदना ना जाना तुम भूल। आज हम उस जड़ की बात करेंगे जिस पर बहुत सारी जो प्यारी प्यारी शाखाएं हैं वो आज हमारी इंडस्ट्री में दिखती हैं। मैं सबसे पहले बहुत मन से, बहुत दिल से आदरणीय तेज सप्रू साहब को स्क्रीन पर लेकर आता हूं, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रवि, बट आ नहीं रहा है कुछ यहाँ में। एक मिनट सप्रू साहब, हाँ आपका मुझे पता नहीं क्यों वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो आप मुझे दिख रहे हैं? आप मुझे दिख रहे हैं? नहीं, आप मुझे देख पा रहे हैं? थम सा गया। एक मिनट, नहीं देख पा रहा हूँ, देखते हैं। ओके, तो नहीं सर, मुझे आप स्क्रीन पे तो दिख रहे हैं, आप कनेक्टेड हैं, लेकिन आप मुझे इस वाली स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक कुछ शायद थोड़ा सा नेट का होगा। मैं बता दूं अभी आया, अभी ठीक है? है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत करता हूं सर इस पटल पर आपका। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक बहुत यू रवि, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। सर कैसे हैं आप? बस दुआ है माता रानी की, अब ठीक ही रहे। बस ये माहौल तो अभी फिलहाल आप भी जानते हैं कि इतने नजदीकी लोग, इतने नजदीकी दोस्त गुजरे हैं, तो माता रानी ठीक रखे बस इस दौर में, और क्या। बिल्कुल सर, आपको तो प्रणाम करता ही हूँ, साथ में आपके पीछे बाबूजी और माताजी को देख पा रहा हूँ, उनको मैं मेरे पूरे पटल की तरफ से और तमाम मित्रों की तरफ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ जितने भी मित्र जुड़ गए हैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आदरणीय अमर त्रिपाठी जी, आदरणीय तपस्या तिवारी जी, आदरणीय विजेंद्र यादव जी, अरविंद राही जी, संतोष पांडे जी, चंद्रपाल यादव जी, वंदना यादव जी, वंदना टंडन जी अमेरिका से, आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी, आदरणीय हरीश नवल साहब, बहुत बड़े साहित्यकार, रमेश बंगालिया जी, राजेश राज फेमस जी और सुधीर यादव जी, अरविंद गुप्ता जी, सब लोगों को प्रणाम करता हूं। सबके नाम आगे लेता हुआ चलूंगा। सुलेखा मिश्रा जी, नीना सहर जी, भोलानाथ कुशवाहा जी और पुष्पा कानियाल जी, संजू तिवारी जी, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं सर, हर्षवर्धन वर्मा जी, मैं जिनके नाम नहीं ले पाऊंगा मुझे क्षमा कीजिएगा। सर, आज क्योंकि हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम बाबूजी के बारे में बात करें, आपका खुद का व्यक्तित्व इतना महान और बड़ा है, लेकिन आज ये होगा कि हम बाबूजी की बात करें। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा और अब मैं अपने मित्रों को बता दूं कि आज कुछ बातें वो होंगी जिनको आदरणीय तेज सप्रू साहब ने खुद देखा है, जिया है। कुछ बातें तब की होंगी जब वो भी दुनिया में नहीं थे, जो उन्होंने यकीनन बाबूजी या माताजी से सुनी होंगी। तो आज हम वो यादें ताजा करेंगे कि बहुत पुराने समय में, जब जिस समय पर ये माना जाता था कि फिल्मों में काम करना कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है, और क्योंकि आपका जो परिवार है वो तो जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, महाराजा हरि सिंह जी के यहाँ पर खजांची थे हमारे सप्रू साहब के पिताजी, यानी कि
एस सप्रू साहब महाराज के किशन सप्रू। दादाजी। हाँ जी। अब उसमें उस समय पर ये बात हुई कि ये जो दो लड़के हैं, दो लड़के मतलब आदरणीय डीके सप्रू साहब और जीवन साहब जो है, ये कजन्स हैं आपस में, इन्होंने नाम डुबा दिया परिवार का। और ये लोग बताइए फिल्म विल्म के चक्कर में है। तो बाबूजी ने कभी बताया कि वो कैसे अनुमति मिली, या कैसे वो तैयार हुए, या कैसे वो सिलसिला शुरू हुआ? रवि, कभी देखिए हमारी मतलब जो हम पैदा हुए तो हम तो बांद्रा में सीधा बंगले पे थे, और हमारी फ्रैंकली हिम्मत भी नहीं पड़ती थी उनसे आंख में आंख डालकर बात करने की। तो ऐसे उन्होंने कभी ये नहीं बताया, बट ये जरूर कहते थे कि मेरा सिलसिला कैसे शुरू हुआ। यहाँ से लाहौर गए पार्टीशन के बाद, फिर लाहौर से वापस आए, फिर होशियारपुर से नीचे, ही वॉज इन द PWD पहले। आपका मुझे ब्रेकअप हो गया रवि जी, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो विनेश, हाँ नहीं सर, सुन पा रहा हूँ मैं आपको सर। आगे, हाँ सुन पा रहे हैं ना, जी हाँ। जी जी बिल्कुल। तो ये फिर वहाँ यहाँ आए, पहले PWD में थे, वहां से, और वो करते 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 फिर आई थिंक जो फर्स्ट, जितना हमें पता है, जितना उन्होंने कहा है, कि उसके बाद फिर वो चुने गए अपने ये जो FTII अभी है, पहले वो प्रभात स्टूडियो हुआ करता था। प्रभात स्टूडियो। हाँ, वी शांताराम जी, जागीरदार साहब, शेख फतेहलाल, ये तो शेख फतेहलाल जी को पापा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी, तो फिर इन सबको इंट्रोड्यूस कराया था। और वो बोलते हैं कि वो दौर उनका जो सीखने का दौर था, कि सब मंथली पेमेंट पे थे, और 5 पांडव बोलते थे उनको, जिसमें से अच्छा। डैड वाज देयर, रहमान साहब, देव साहब, फिर एक अपने थे रहमान साहब, देव साहब, गुरुदत्त जी गुरुदत्त मेन। जी। गुरुदत्त। गुरुदत्त जी तो वाज सॉर्ट ऑफ जैक ऑफ ऑल, मतलब हर चीज में थे वो, डायरेक्शन में भी, इसमें भी, कोरियोग्राफी में भी, ये सब। और एक राम सिंह करके उस टाइम के विलन थे। तो ये 5 लोग एक ही रूम में रहते थे। अच्छा। कोई कभी कपड़े धोने का किसी का काम होता था, किसी का बर्तन धोने का काम होता था, तो इस तरीके से। और फादर इनके साथ बाद में भी मिलते रहे, तो सब अलग अलग, मतलब अपने मकाम के अच्छे एक्टर सारे हो गए थे। लेकिन वेनेवर चांस मिलता था उनको, तो बम्बई में जो हमारा बांद्रा में रेजिडेंस था बहुत बड़ा, तो वहां आना जाना इनका रहता था। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। तो हमको उसके आगे का जो उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि क्या हुआ था उस दौरान। उसके बाद की स्टोरी सब देरली पता थी, कि वो BR चोपड़ा साहब, यश चोपड़ा, दे वर वेरी यंग दैट टाइम। द्वारका दिवेचा साहब जो बहुत नामचीन फोटोग्राफर थे, HS रवेल, ये सब घर पे आया करते थे। और लेडीज थी, जैसे मदर थी, मिसेस जीवन थी, मिसेस द्वारका देवी, इनका एक ग्रुप भी था अलग से ताश खेलने वाला। ये तो उसकी कुछ मेमोरीज हैं मेरे। क्या बात है। आज आज हम लोग सर कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई है वो, और आपके जरिए उन वाकई वो जो हम पन्ने पलटने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से कुछ गलत जानकारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हम में से उस समय कोई भी नहीं था। लेकिन मैं ये बता दूं हाँ, कि एक जानकारी पूरी तरह ठीक है, कि उस समय पर प्रभात स्टूडियो में सबसे ज्यादा पगार पाने वाले, यानी कि सबसे ज्यादा सप्रू साहब ही महंगे थे। जो एक्टर थे, वो सप्रू साहब थे। और बहुत हाँ, बड़ी पगार में बता दूं, 2,500 रुपए महीना उस समय वो सप्रू साहब को सप्रू साहब पर वाज द मंथ। हाईएस्ट पेड उस टाइम। हाँ, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी 2,500 रुपए। वहां से और फिर ये वो भी लाखा जी। रानी, वामन अवतार, रोमियो जूलियट, ये वो सब। और पता नहीं, आपको पता होगा शायद, मेरा ख्याल है, लेकिन पहली जो मुगले आजम बनी थी, वो पापा वॉज दी सलीम का रोल जो था, सलीम यार। वो अदा कर रहे थे। और पृथ्वीराज जी का जो रोल था, मतलब अकबर का, वो चंद्रमोहन जी थे। चंद्रमोहन जी वाज सपोज टू बी दी हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ हिज टाइम। वो दौरान अच्छा। उन्होंने ₹1,00,000 लिया था। तो आप सोच सकते हैं अच्छा, कि, हाँ, ₹1,00,000 उस चंद्रमोहन समय। जी, या अरे, उस टाइम के बोलते थे वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो हाईएस्ट पेड एक्टर, वो चंद्रमोहन जी थे। और क्या हुआ कि फिर उनका बीच में 7-8 रील बन गई थी, उसके बाद उनका देहांत हो गया, तो पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया था। फिर वापस 10-12 साल के बाद फाइनेंशियल्स मिले आसिफ साहब को, और फिर वो दिलीप साहब और पृथ्वीराज जी पापा जी के साथ मुगले आजम बनी। इसमें एक चीज जो जैसा सर ने बताया कि आदरणीय नरगिस जी जो हैं, वो अनारकली हाँ होने जी, वाली थी।
जैसा सर ने हाँ बताया कि चंद्रमोहन जी अकबर पांच साहब छह होने रील वाले बन थे, चुकी थी। हाँ बन चुकी थी, और सलीम साहब जो हैं वो कर रहे थे हमारे आदरणीय सप्रू जी। और एक चीज और, मतलब हम तो सिर्फ यादें ताजा कर रहे हैं, वो इधर से हो हाँ या उधर से, कि पाकीज़ा में पहले जो 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 किरदार जो अशोक कुमार साहब ने किया, वो सप्रू साहब हाँ करने वाले थे, वो सप्रू साहब हाँ, करने वो वाले थे। मतलब उसको भी वक्त फिर निकल गया ना, काफी अरसा हाँ, बनते 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 लंबा फिर समय लगा। चेंज। हाँ फिर चेंज हुआ। जी, लेकिन क्योंकि जी, मुझे आज भी याद है, वो बोलते थे मुझे जब भी शूटिंग से वहां से आते थे, कि जो दाढ़ी थी, अगर आपने नोट की होगी, उनकी सफेद दाढ़ी थी हम्म, पाकीज़ा हम्म, में, तो वो दाढ़ी लगाने के लिए कुछ 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था, क्योंकि वो अच्छा, नेट पे दाढ़ी नहीं थी। जैसे हम लोग डिफरेंट, मैंने भी कम से कम 250-300 गेटअप्स किए हैं, तो अभी तो हाँ वो जी, क्या है, आसान था कि नेट पे लगा के सब एक प्रॉपर रखना बनता था। फिर वो दाढ़ी, जैसे यहाँ स्पिरिट गम लगाई और बाल थे, हम्म, वो बाल लेके उसको एक एक करके ऐसे वो दाढ़ी लगती थी। अच्छा, अच्छा, हाँ वो एक, हाँ, तो वो बोलते थे ये बैठ के वहाँ लगाने में ही कुछ 1.5-2 घंटे लगते हैं, ऐसा है। तो वो भी रोल कमाल का था उनका, ऐसा नहीं कि। हाँ, बट मुझे जो लेकिन उनका सबसे जी, पावरफुल लगा था रवि, वाज जहाँ डायलॉग ही नहीं थे। साहब जी साहिब भी और बीबी गुलाम, गुलाम, एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन पूरी फिल्म जब में। भी वो आते हैं, पूरा एक्सप्रेशन से ही मालूम पड़ जाता था। लास्ट में जब वो आते हैं कि सर, मालिक हमारे औजार में जंग लग रहा है, तो वो जो अंगूठी निकाल के उनको देना, हम्म, जैसे दिया कि अब मीना जी की डेथ होने वाली है। सो हम्म, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए उन्होंने, माइथोलॉजिकल बहुत किए उन्होंने। मतलब ओनली एक्ट, बहुत कम एक्टर्स थे जो सोशल में भी कमाल के रोल किए हैं, और माइथोलॉजिकल में भी किए हैं। मेरे को बोलते थे ना, मैंने कोई देव नहीं छोड़ा, मैंने कोई दानव हम्म, नहीं छोड़ा, इसी सारे कर लिए हैं। और वहां जीवन साहब थे, चाचा हाँ, जी, क्योंकि दोनों ने जब बंगला बनाया था बांद्रा में, तो एक वॉल जो थी वो कॉमन वॉल थी, एक बीच की जो सॉलिड, अच्छा, अच्छा, तो मिल के बनाया था। हाँ, और जीवन साहब का भी रिकॉर्ड है 75, आई थिंक 70-75 तो खाली नारद के रोल किए। नारद इज नारद, हाँ, एसोसिएटेड विद नारायण, उनका एक जो स्टाइल था चाचा जी का, जी, बस यादें ये ही रह ग्रेट जाती हैं, लोग और थे। क्या। ग्रेट लोग थे, लेकिन तो माहौल भी जैसा कमाल था। जैसा मैंने शुरू में कहा सर के, आए हैं तो जाना हम सबको है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी नहीं जाएंगे। यही कारण है कि आज उनके बाद के जो हम लोग बच्चे हैं, हम धीरे धीरे सब कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की, तलाशने की। कुछ लोग सिर्फ आपको नमस्कार लिख रहे हैं, उनको मैं एक बार सिर्फ आदरणीय हरीश नवल साहब, एस आर रवाना बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, निधि राज बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, एस एन एस मिश्रा जी और विक्रांत मास्टर बहुत सबको अच्छे मेरा म्यूजिक प्रणाम, डायरेक्टर हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि समीक्षा आप तैलंग जुड़े हैं जी इसमें। और अवनिंद्र आशुतोष जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपका शायद इंटरव्यू भी कर चुके हैं पहले। अच्छा इन अच्छा, 24 के सरिता जैन जी, पूर्णिमा शर्मा जी, मैं जिनके नाम नहीं ले पाऊंगा प्लीज अगर माफ कोई कीजिएगा, भी कुछ दादा के साथ पूछना हैं। चाहे, अगर मोस्ट वेलकम टू आस्क, बस हम तो डिस्कस हाँ, करते ही रहेंगे। बिल्कुल, हमारे पास आज बहुत कुछ है मुझे आपसे पूछने के बहुत लिए, अभी बहुत तो मैं कुछ। पुराने दौर में था। आदरणीय तिलकेंद्र अरोड़ा जी, मनीषा डी जी, भावना गोयल जी यूएस से जुड़ी हैं, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। राकेश साहू जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, राकेश भाई प्रणाम करता हूँ आपको। दादा आपने कहा कि ये वाले उस समय तो मैं था नहीं, चलिए मैं एक ऐसे सवाल पे आता हूँ जिस समय आप थे। हम्म। आप तो बैडमिंटन के चैंपियन थे। मैं बाबूजी पे भी हाँ। आऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पुणे वाली चीज से छोड़ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं वापस नहीं, पुणे ठीक जाऊंगा, है। आना जाना लगा रहेगा पुणे में। आप तो बैडमिंटन के चैंपियन थे और आप क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। जी, बाबूजी क्यों नहीं चाहते थे कि आप जो है खेल देखिए, की तरफ जाए? मैं अभी बताता हूँ रवि जी, ये वैसे प्रैक्टिकल मतलब चीजें थी। जी, हम लोग, मैं और मेरा पार्टनर था संजय शर्मा, जो बाद में जब मैंने छोड़ दिया तो उसने कंटिन्यू किया, वो कैप्टन ऑफ द इंडियन बैडमिंटन टीम भी रहा है। हम्म, हम्म, और हम जब भी, उस टाइम जूनियर्स थे हम लोग, अंडर 18, तो कॉलेज से ये टाइटल जीतते थे, वो टाइटल मैं सुबह सुबह आ जाता था, पेपर दिखाता था उनको ऐसे आहिस्ता से, पापा ये टाइटल भी आज हमने जीता है। ये अच्छा, वो, अभी इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बाद मैं स्टेट चैंपियनशिप तो जीत ली है, अभी इंडिया का करना है, ये करना है तो वो बोलते थे, ये करके तुम्हें क्या कर लेना है? बोला क्यों, क्या हुआ? बोलते मेरे को बता, ओलंपिक वाले भी जो हैं वो साइकिल पे घूमते हैं। तो उस टाइम स्पोर्ट्स की वैल्यू ही नहीं थी।
और स्पेशली बैडमिंटन और क्रिकेट मैं तो जानता हूँ ना, क्योंकि स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए मैं गया था अपना कोल्हापुर, और हम अपनी टिकट ली थी सेकंड क्लास में बैठ के, थर्ड क्लास था उस टाइम, वो बैठ के हम लोग चले गए थे। कुछ नहीं था अच्छा। बैडमिंटन में तो स्पेशली, और ना ही क्रिकेट में था। ये तो सब बाद में आया। तो वो बोलते वो चीज कर जो तेरे को आगे फायदा देगी। सी, यू आर अ गुड लुकिंग मैन, तू एक्टिंग में जाएगा, आगे करेगा, तो म्यूजिक सीख। अच्छा, म्यूजिक का उनका सिलसिला था कि वो रोज सुबह 5 बजे उठते थे। 5 बजे उनके हारमोनियम पे रियाज शुरू हो जाती थी, हम्म, और सोसाइटी वालों को मालूम पड़ जाता था कि भाई सपरू साहब की आवाज आ गई तो दूध लेने का टाइम हो गया, 5 बज गए। तो उस टाइम मिल्क अच्छा। बूथ हुआ करते थे, जहाँ यहाँ से दूध की बोतलें आती थी लेके सब। तो सोसाइटी में ये पता लग जाता था कि भाई 5 बज गए, जाओ भाई दूध का टाइम हो गया, 5:15 5:30 नीचे जाके ले लेना। ले लो। तो उसके बाद उनका एक तवलची था, वो आता था, अंधा था वो। तो वो अच्छा। 6:30, हाँ, वो 6:30 7 बजे तक आ जाता था। फिर उसके साथ पप्पा जुगलबंदी करते थे। मतलब उनको बहुत शौक था, ऐसा कोई कलाम शायद है उनके पास नहीं था। मतलब क्या गालिब साहब, मोमिन, मीर तकी मीर, फिराक अहमद, मतलब अमेजिंग उनके पास कलाम थे सबके। तो वो अपनी वो कलाम को वो अपने धुन में लाते थे। अच्छा। तो म्यूजिक का इतना शौक था उनको, और आवाज तो माशाल्लाह बुलंद थी उनकी। मतलब दो ही आदमी है जो मुझे लगा जिनके उसमें गले में बोस का स्पीकर था, एक सपरू साहब और एक बाद में अमरीश जी, हम्म, जिनका मतलब बेस के साथ एक्सप्रेशन थे। तो मुझे बोलते थे तुम तबला सीख। अच्छा, मैं वहां उस टाइम टेरिफिक स्पोर्ट्समैन। तो जब वो बेचारा अंधा कभी कभी नहीं आता था, उसमें घंटी और वो लेके चलता था, तो मैं बैठ जाता था। अच्छा, मुझे राइडिंग का भी बहुत शौक था, हॉर्स राइडिंग का। तो बीच पे राइडिंग होती थी, तो मैं, हाँ, दिन दिन ऐसे पहले हाथ उठते थे ऐसे। तो 3 ताल ये वो उनके साथ करता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ बहुत अच्छा चलने लगा। तो पूरी जो ताले हैं, या 3 ताल, जब ताल, कैरवा, दादरा, एक ताला, सब बोलते यार तू इस पे कंसंट्रेट कर, तेरे हाथ में मिठास बहुत है। अच्छा, मैं अपना वो 8 आना और 1 रुपया का चक्कर में मैं तबला सीख गया, और आपस में जुगलबंदी भी करते थे हम लोग। तो वो जी। चीजें उनकी तरह, मतलब जो नहीं करते करते, मतलब अपने दूसरे शौक, हॉर्स राइडिंग पूरे करना है, ये करना वो करना, उसी से मैं बचा लेता था। अच्छा। तो वो सीख गया मैं। हम्म, लेकिन बाद में जब मेरा हाथ चलने लगा, आज भी वहाँ दिखाऊंगा आपको अगर फुर्सत मिलेगी, उनका तबला पड़ा है वहाँ, हारमोनियम जी प्रीति जी। के पास है। अच्छा। और कभी 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 मूड आता है, जब यादें आती हैं उनकी, तो सुबह उठता हूँ, थोड़ा सा बजा लेता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा हाथ चलता था इस पे भी मेरा। हमारी जुगलबंदी बहुत सॉलिड मैं होती सर उस थी। तबले की बात पर तो आपसे आगे भी बात करूंगा, क्योंकि तबले की वजह से एक बहुत अच्छी फिल्म आपको मिली थी। लेकिन उससे पहले मैं एक आ, छोटी सी कारस्तानी मलयालम कारस्तानी मलयालम फिल्म मिली थी। लेकिन उससे पहले सर मैं आपको बता दूं, जितनी आसानी से जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। मैं अपने मित्रों को बता दूं कि एक बार तीनों बच्चों ने बगावत कर दी। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे पिता बनते हैं तब वो अपने पिता जैसे हो जाते हैं, लेकिन जब वो बच्चे होते हैं तो बच्चों जैसे होते हैं। बाबूजी ये चाहते थे कि भाई 5 बजे उठें बच्चे, और सुबह उठें। हर माँ बाप चाहता है, हम लोग भी अब ऐसा सोचते हैं। और बच्चों को उन्होंने कुछ दिन उठाया कि भाई उठो, रियाज करो या एक्सरसाइज करो। बच्चों ने बाद में मम्मी का सहारा लिया और कहा कि हमें नहीं करना। ऐसा हुआ था दादा। उसमें से फिर भी मैं ठीक था। मतलब मेरा ये अच्छा। था कि कम से कम 6 बजे उठ जाता था मैं। वो 6 बजे, अच्छा। चलो उठो, 5 बजे का रियाज होता, 6, नहीं सोते हुए उठते उठते 6:15 6:30 तक मैं उठ ही जाता था। क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स मुझे शौक हो गया। तो उस टाइम हम लोग आ गए थे जू तारा में रहने के लिए, जो अच्छा। जू के बीच के नजदीक है काफी। तो वो ही अपना फिर जी। लंगोट पहनी, अंडा कच्चा डाला, और जू तारा से रन करते हुए वर्सोवा, मतलब 3 साढ़े 3 माइल रोज भागता था मैं। तो, तो वो अच्छा। फिर भी मेरा आज भी है, 6:30 7 बजे मैं उठ ही जाता हूँ। तो अच्छा। वो क्या चीजें, बात है। हाँ, आज भी वो है। और कुछ उनकी चीजें थी कि जो सुबह जल्दी उठता है वही, मतलब जो सुबह का किया हुआ रियाज है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। मतलब अर्ली मॉर्निंग, जैसे ना वो पुरानी कहावत है, अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज देख ले,
तो 6 बजे मेरी रनिंग शुरू हो जाती थी। पर वही रनिंग ने बहुत कुछ हेल्प भी की है मेरी लाइफ में, क्योंकि 2 चीजें और भी थी उनके साथ कि कभी लेट नहीं होना, और एक जैसे मैं टाइटल वाइटल जीत के आके दिखाता था पेपर्स उनको, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल, ये देखिए मेरा नाम आया है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। तो एक दफा उन्होंने मेरे को बुलाया ऐसे, तो बैठ इधर, तो बजा रहे थे, बोलते ये जो तू मैं करता रहता है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बोला मत कर, मैं सबसे ज्यादा कौन करता है? बोला कौन करता है? बोलता बकरा, और बकरे के गले पे हमेशा छुरी रहती है, कटने के लिए तैयार रहता है। तू मत बोला कर कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू करते जाए, लोगों को बोलने दे कि तूने क्या किया है। और इसी पे उन्होंने मेरे को एक कुछ कविता सुनाई थी, अगर आप बोले तो मैं, छोटी सी है, बोल दूं? अच्छा, मैं के याद ऊपर है है दादा ये। आपको? याद है आपको? हाँ, स्वागत है सर। बहुत चीजें बिल्कुल हैं बिल्कुल स्वागत है आपका। कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, था एक दिन मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, और ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। खैर जब किसी दब से निकल तिनका गया, तो समझने यूं मुझे ताने दिए, अरे ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये क्या बात। एक, वो मेरे माइंड में बस घर कर गया। इसलिए अगर, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मेरी, आई एम दी ओनली एक्टर इन इंडिया टू डू 13 लैंग्वेजेस, देयर इज नो अदर एक्टर। 13 लैंग्वेज। यस। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, हरियाणवी, और पूरा साउथ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। लेकिन आपने कभी रेयरली सुना होगा कि मैं, मतलब इंटरव्यू छाप रहा हूं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। देने वाला ऊपर वाला, मेहनत खुद करते हैं, जितना उसने देना है देगा। मैं करता नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात। यहाँ तो यहाँ क्या 2-2.5 फिल्म करके आते हैं और 14 वाले पे खड़े रह के चिल्लाने रखते हैं, मैंने ये कर दिया है जी, मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, वो दौर अलग है, होता है, लेकिन हमको ये नहीं दादा वो जो सिखाया गया। पुश्तैनी बात होती है ना, जो खानदानी बात होती है, वो एक अलग होती है, क्योंकि आपकी भी करीब करीब, मतलब आप पर तो एक अलग से शो होगा एक दिन कि 300 के आसपास तो आदरणीय तेज कपूर साहब ने फिल्में की हैं, हाँ, बेहतरीन सुपरहिट शोज और किए हैं। 300 जैसे में मतलब कि क्या है कि लैंग्वेजेस, ये साउथ की पूरी लैंग्वेजेस। और मैं, वन ऑफ, बहुत लोगों ने किया है, हमारे काफी विलन्स हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, कैरेक्टर्स हैं, सबने वहां किया है। लेकिन इतना मैं बोल देता हूं, मैं हर लाइन, हर लफ्ज बोलता हूं, वो मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मैं उनको पहले से बोल देता हूं कि आप मुझे ये लिख के देंगे और अपने तरीके से आप बोलेंगे, अच्छा। तो बोल के मुझे भेजिएगा, क्योंकि आई वुड लव टू स्पीक द लाइन्स। भले डिक्शन ना आए, सी, वो लहजा तो आ नहीं सकता, लेकिन मेरे डबर को एक एक लफ्ज मिलेगा बोलने, क्या बोला है। तो इतनी क्या मैं बात है। मेहनत करता हूँ। इस बात का गवाह मैं हूं, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े रहे, जिन्होंने आपके साथ काम किया, मैं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हूं, तो मुझे अंदाजा है। दादा मैं आपसे ना, आप उस बात की बात भी करूंगा जब आपने नौकरी की थी, उसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हाँ, ना वो मैं अपने मित्रों को एक और हमारे खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूं। और जैसा मैंने कहा कि उनकी तीनों संतानें अपने आप में एक अलग मकाम रखती हैं। मैं उनका परिचय जी, दे चुका हूं, आदरणीय रीमा राकेश नाथ जी। इंडस्ट्री की मेरी, सुपरहिट फिल्में उन्होंने लिखी हैं, जिसमें साजन जी हो, जी, आरजू हो, मोहब्बत हो, मतलब माधुरी दीक्षित जी की तो सुपरहिट फिल्में सारी जो हैं वो उनकी हैं। मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा सा, उन्होंने कुछ कह के भेजा है, बिल्कुल मैं बिल्कुल वो रखता बिल्कुल। हूँ फिर हम। जैसे उनकी पर्सनालिटी थी, लोगों को उनकी पर्सनालिटी से, उनसे डर लगता था, उनकी आवाज़, उनकी एक रोबदार पर्सनालिटी थी, लोगों को लगता था पता नहीं कितने गुस्से वाले इंसान हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बड़े नरम दिल के इंसान थे। गुस्सा आता था कभी कभी, लेकिन गलतियों पर, ऐसे नहीं, ऐसे उनके दिल में हम सब के लिए बहुत प्यार था। म्यूज़िक का उनको बड़ा शौक था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे वो, हारमोनियम, तबला, सितार, सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि वो सुबह सुबह
5 बजे उठ के रियाज करते थे और ये उनकी डेली प्रैक्टिस थी। और जब वो रियाज करते थे तो सब लोगों को मालूम पड़ जाता था कि सुबह के 5 बज गए हैं, क्योंकि सब कुछ साफ गा है। इसी तरह से उनको होम्योपैथी का बड़ा शौक था। होम्योपैथिक मेडिसिन वो बांटते रहते थे गरीबों में। लिटरेचर का बड़ा शौक था, सारी किताबें पढ़ते रहते थे, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको नॉलेज हर चीज़ की थी। स्क्रिप्ट राइटिंग का भी बड़ा शौक था उनको। और मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है बचपन से। बड़े इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, ज़्यादा बाहर घूमना पसंद नहीं करते थे, घर में ही बैठना, अपनी फैमिली के साथ घर में ही, बस घर से निकलते ही बहुत कम थे। तो हमारे घर में ही बड़े शाम को महफिल जमती थी, जिसमें उनके खास दोस्त जैसे कि जावेद अख्तर के फादर दानिसार अख्तर अंकल, उमर खयाम राइटर, मेरे कज़न विजय कौल और डैड, सब बैठ के राइटिंग डिस्कशंस करते थे। और मैं बड़े शौक से, बड़े इंटेंटली उनको सुनती थी। और वहाँ से ये शौक एक मेरे अंदर ये पैदा हुआ। ये एक बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत प्यारे इंसान थे। उनके बारे में जितना भी बोले उतना कम है। भगवान करे सबको ऐसे पिता मिले। आज भी वो हमें छोड़ के जा चुके हैं 40 साल पहले, लेकिन आज भी हर पल उनकी याद हमारे साथ है। आज भी वो हमारे साथ हैं, हमारे ख्यालों में, हमारे काम में। And we will always, and he'll always be there with us. ये आदरणीय रीमा जी ने, उनकी बड़ी सुपुत्री हैं, उन्होंने भेजा। और बहुत सारे लोगों ने दादा आपको प्रणाम लिखा है। आदरणीय सप्रू साहब को नमन लिखा है। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी बहुत सीनियर एक्टर हैं। बीएनए से धनंजय चौहान जी, डॉक्टर रितु सिंह बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। आदरणीय सतीश आनंद अभिनय गुरु हैं, और सुबोध गुप्ता जी, और नीति माथुर जी, मनोज टंडन जी, दीनदयाल मुरारका साहब, सुभाष अखिल जी, कमलेश कुमार दीवान साहब, संजय यादव जी, ब्रजेश सिन्हा जी, अनिल कुमार नाथ जी, सब लोगों को प्रणाम करते हुए। हाँ दादा, अब मैं उस बात पर आता हूँ जो मैं आपसे पूछ रहा था कि इस बीच में आपने ये भी प्लान किया कि आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, आप बैंकर हो गए। हाँ, वो क्या था कि बेस बता देता हूँ आपको क्यों। सप्रू साहब, जो मैं पैदा हुआ था बांद्रा के बंगले में, जो जहाज का जहाज की तरह था बंगला, जिसका हॉल ही कम से कम 24 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट का हॉल था खाली। डिसोटो गाड़ी थी, ओल्ड मोबाइल गाड़ी थी। तो हम जब स्कूल जाते थे, सेक्रेड हार्ट स्कूल में, तो एक गाड़ी ब्रेकफास्ट के टाइम मतलब सुबह छोड़ने आती थी, एक लेने आती थी। तो वो माहौल से निकल के सडनली फिर सप्रू साहब ने एक फिल्म बनाई, बहादुर शाह जफर। तो वो एक स्टेज तक बनी, लेकिन वो बिकी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि यहीं तक छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोगों ने मिल के उनके कि सर आप एक और बड़ा शेड्यूल निकाल लीजिए तो फिर फिल्म बिक जाएगी, ये वो करके। तो उन्होंने कोलेट्रल में अपना बंगला रख लिया। अच्छा। और वो बड़ा शेड्यूल निकालने के बावजूद वो फिल्म नहीं बिकी। उसमें सुदेश कुमार हीरो थे, श्यामा जी हीरोइन थी, और पप्पा वाज प्लेइंग बहादुर शाह जफर, द ओल्ड मुगल एम्परर। जब नहीं हुआ तो फिर उस पे वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो ये सेट कि लोग मेरे घर पे मांगने आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बंगला बेच दूंगा, सबका सॉर्ट ऑफ पैसे सबके वापस कर दूंगा। तो वो उन्होंने बंगला बेच दिया। और फिर हम एक 500-550 स्क्वायर फीट के घर में जुहू में आए रहने के लिए। और तो वो सब मैंने देखा था, हालांकि वो किसी को कुछ बोलते नहीं। फिर उन्होंने अपना कैरेक्टर एक्टिंग की जो रोल्स करने शुरू किए, हम सबको एजुकेट किया। बात नहीं करते थे ज्यादा, वो म्यूजिक में ही उन्होंने अपना वो सब लगा दिया था, यूज्ड टू वर्क। और हम सबको सुपर एजुकेशन दी है वो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कहाँ एक जहाज जैसा बंगला और कहाँ फिर एक
600 550 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट, जिसमें हम लोग सारे बच्चे बाद में, मतलब मैं था उस टाइम आई थिंक 10-11 साल का होऊंगा, रीमा मेरे से बड़ी थी, उसको लखनऊ भेज दिया था पुप्पी के पास, वहां भी हवेली थी पुप्पी की, तो वहां की वो ज्यादा नहीं देखे। तो आई हैड सीन ऑल दैट। तो जब मैं थोड़ा सा जैसे कॉलेज जाना शुरू किया तो मैं पैसे मेरे को देते थे। अच्छा ये भी था, फर्स्ट क्लास की टिकट का वो पास का पैसा देते थे, और फर्स्ट क्लास का पास हमको कंसेशन में मिलता था, मतलब कॉलेज की तरफ से भी। तो वो भी मैं बचाने मैं क्या करता था कि थर्ड क्लास का पास बना लेता था और वो भी पैसा बचा लेता था। तो ये सब चीजें जो यंगस्टर्स थे यहाँ पूरा उसकी किट अपना बैडमिंटन की किट, एक जो क्रिकेट होता था, मैं क्रिकेट भी खेल चुका हूँ बॉम्बे के लिए। आई प्लेड द फर्स्ट CK नायडू ट्रॉफी में क्रिकेट खेल चुका हूँ, जिसमें दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, राहुल मनकड़, विजय मोहनराज, ये सब हम लोग थे वो टीम में। तो मुझे लगा कि यार मैं बार बार ये जो महीने भर पैसे मांगता हूँ, कुछ ऐसा काम किया जाए कि पैसा ना लेना पड़े पापा से। तो मैंने मॉर्निंग कॉलेज शुरू किया, और मेरे स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड पे, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बैडमिंटन स्टेट चैंपियन प्लस क्रिकेट फॉर बॉम्बे यंगस्टर, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे बुलाया। वहाँ स्पोर्ट्स कैटेगरी में वैकेंसीज थी, तो मेरा एक बहुत दोस्त था, उसने बोला यार यार वैकेंसी तेरे को अगर ज्वाइन करनी है, मैं तेरे को इमीडिएट करा सकता हूँ। मैंने करा ले। तो वो ले गया मुझे, और मेरे को उन्होंने मेरा वो देखा, बिकॉज बेसिक स्पोर्ट्समैन कैटेगरी था, तो फट करके जॉब मिल गया। तो मेरे को पूछने लगे तूने बैंक में ज्वाइन किया है? मैं हाँ, बस सुबह मॉर्निंग कॉलेज कर लूंगा और शाम को मतलब 11 बजे से बैंक, और बेसिकली ये स्पोर्ट्समैन का कैटेगरी में लिया हुआ। बट मेरी डेजिग्नेशन एज ए कैशियर थी, तो 4 साल मैंने किया। तो जब पहली पे मिली थी 425 रुपीज, तो वो मैंने उनको दी। बोला ये मेरी पहली ये, तो हंसने लगे। मैं बोले रख ले तू, उसमें से कुछ 5 रुपए उन्होंने शायद लिए, ले रख। तो पीछे से बोलते थे ना, चाचा जी जाते थे, दूसरे हमारे कमर चाचा जो छोटे उनके भाई थे, ये तो एक बात इसकी अच्छी लगती है, पैसा नहीं मांगता मेरे से ये। तो तब से मेरे दिमाग में था कि नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगा यार, ही इज वर्क सो हार्ड फॉर अस। तो इस तरीके से कोशिश करते करते फिर आगे बढ़ी। बट लेकिन एक एक चीज बात है कि बताऊं, ही उन्होंने वाज जो भी सच अ देखा। पावरफुल मैन। हाँ पूछिए पूछिए, जी आप पूछिए। जी 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 दादा। ही वाज सच अ पावरफुल मैन, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता है। मैंने दो ही आदमियों के हाथ इतने तगड़े देखे हैं। एक धर्म जी का है, जिनकी मतलब ये उंगली है ना, मेरी 2 उंगली, उनकी 1 उंगली है धर्म जी। और वही सपरू साहब का था, वो तबले पे हाथ रखते थे, तबला कवर हो जाता था, इतने अच्छा। इतने सॉलिड थे वो। तो ये भी एक अच्छा इंसिडेंट हुआ है कि मैं दंड बैठक और रनिंग, यही था, नो वेट्स, पहले रनिंग और अच्छा। दंड बैठक। तो कभी कभी हमारी छोटी जो उन सबसे छोटी बहनें मोनी दीदा अब गुजर चुकी हैं, तो वो आ जाती थी लखनऊ से, जहाँ रीमा जी ने कहा बहुत एजुकेशन ली वहां लखनऊ में। तो मैं सुबह टेरेस पे जाके दंड बैठक मारता रहता था। तो एक दिन ऊपर आ गई और बातचीत थी, अरे अरे तू करता है, अरे तू क्या करता है? दया जब करता था तो देखने लायक था। दया जब हाथ रखता था ना, तो 100 दंड तो ऐसे ही मार लेता था, और मुझे कभी कभी पीछे अपने जांघों पे खड़ा रख के मेरा वेट अच्छा। लेके वो दंड मारता था। तो मैं हंसने लगा। वो पप्पा अंदर म्यूजिक का वो कर रहे थे। हमें लगा क्या मोनी दीदा आप फेंकते रहते हो यार, कि आपको पीछे रख के पप्पा दंड मारते थे, ये वो कहा जाने दो ना यार। वो उन्होंने सुन लिया। अच्छा वो बहुत एक्सरसाइज बढ़िया। छोड़े, उनको अरसा हो गया था, मतलब वो अपने जवानी में जब थे तो वो करते थे, और मोनी दीदा को पीछे ऐसे पकड़ के पूरा जांघों पे खड़ा रख के वो दंड मारते थे। तो वो बात उन्होंने सुन ली। अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं अपना वैसे ही सुबह रनिंग करके आया और फिर टेरेस पे चला गया। वो फ्लैट सिस्टम था जहाँ रहते थे हम। तो टेरेस पे जाके मैंने मारना शुरू किया, तो देखा तो उनको तहमत पहनने की बहुत आदत थी, कुर्ता सहमत है। और धोती है तहमत वो बांधते थे। तो देखा पप्पा ऊपर आ गए, ऐसे मुझे देखा कि दंड मार रहा है। बोलता अच्छा दंड, ओके, तो सीधा दंड क्यों मारता है? मेरा मतलब, बोलता जैसे मारता है ऐसे ही वापस आ, अच्छा। उससे पावरफुल दंड नहीं है। हम लोग क्या यूं मारते हैं, ऐसे आ जाते हैं, ये दंड वापस है, आ जाता है। ये ऐसे गए और जैसे आप गए
वही शेप में आप वापस आए। डन। ये मुश्किल है। आप मतलब अगर कोई करना चाहता है देख ले करके कि कितना डिफरेंस है। तो मैंने क्या बिल्कुल। बोला, हाँ इसमें जा। फिर सडनली बोलते हैं क्या किया उन्होंने, अपनी तहमत ऐसे टाइट बांधी, हाथ रखा ऐसे, बोले खड़ा हो जा। मैं कहा, बोले अच्छा। जांघों पे मेरे। तो मैं बोला, नहीं पापा, वो खड़ा होना बोल रहा हूँ। उनकी तो आवाज ही ऐसी बुलंद थी, तो मैं खड़ा हुआ। मुझे लेके पता नहीं कितने साल हो गए थे उनको एक्सरसाइज किए, लेकिन मुझे वैसे ही जैसे मेरी अपनी छोटी बहन को वो जब जवानी में करते थे, 1 2 3 मारा तो उतर जा रही। मतलब दिखाया कि मतलब वो जो मैं मैं बोल रहा था ना, अरे क्या करते होंगे ऐसा ही, तो कुछ हाँ, नहीं बोले, करे 3 और नीचे उतर गए। तो ये सच अ पावरफुल मैन एंड ही डाइड वेरी अर्ली। मतलब हमारे उनके खानदान में, उनके जो थे भाई बहनों में, ही वाज द यंगेस्ट टू डाई एंड मोस्ट पावरफुल। 20th, आपने किसी ने 10 अक्टूबर बोला था, नहीं 20 अक्टूबर, 20th अक्टूबर अच्छा 1979 को गुजरे थे। एंड अच्छा। बाकी जो भी हैं, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, बड़े भाई जो है, कोई भी 78 या 75 78 से पहले किसी का देहांत नहीं हुआ था। सब नहीं। उसके ऊपर ही 80 तक गए, खाली पप्पा वॉज दी ओनली पर्सन। और ये आपको बताऊंगा, खैर आजकल तो बिलीव लोग करते नहीं है, मेरे दादाजी ने प्रिडिक्ट किया था ये। मेरे दादाजी बहुत बड़े पामिस्ट भी थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि दया का 62वां साल बहुत भारी है। दया अगर 62वां साल निकालेगा तो 82 का होके मरेगा। एंड 62 की डेथ हुई। हम्म। तो इस दादा, तरीके से। ये मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने जीवन जो अपना जिया अपने दम पर, अपने तरीके से, अपनी शर्तों हम्म, पर जिया। और इससे पहले कि वो दूसरों की जिम्मेदारी बनते शारीरिक तौर पर, उनको ऊपर वाले ने बुलाया। देखिए, यहाँ बैंक वाद हो गया है। आदरणीय सुबोध शर्मा जी ने लिखा है कि अरे वाह, तेज भाई तो अपने अग्रज बैंकर निकले। सुबोध जी बैंक में अधिकारी हैं। अच्छा। आदरणीय अखिलेंद्र अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं। अखिलेंद्र मिश्रा जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, आप जानते हैं। हाँ और हाँ, प्रणाम करता हूँ दादा आपको। संजय यादव जी, पूर्णिमा शर्मा जी, प्रभा सिंह जी, हमारे साथ नाम आदरणीय देना। लक्ष्मी शंकर। हाँ, हमारे साथ आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी और अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। आदरणीय हरीश नवल जी लगातार बने ही हुए हैं। साथ में हमारे साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय रेणु हुसैन जी, रत्ना दी हमारे साथ बनी हुई हैं, रत्ना पुरकाष्ठा जी, आलोक कपूर जी, अंजनी भाई हमारे साथ बने हुए हैं। जितने भी लोग हैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों के नाम नहीं ले पाया हूँ उन्हें क्षमा कीजिएगा। रत्ना दी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद आप सुनने आई हैं। ये सत्तू साहब के प्रति आप सबका प्रेम स्नेह है। डॉक्टर ममता वार्ष्णेय, बहुत अच्छी साहित्यकार, प्रणाम करता हूँ मैम आपको। आदरणीय रवि ममता जी किरण मेरी जी, वाह तरफ क्या बात है जी। जो हैं हमारे आदरणीय लोग। जी। जी। आप तक मेरी आवाज आ रही है दादा? आज की बातचीत जो है वो कमाल चल रही है। बस सब्रू साहब, आप तक मेरी आपको आवाज आ आ रही रही है है? ना आवाज मेरी? हाँ बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। हम सब की तरफ से भी आपको प्रणाम, और आपका प्रणाम भी लोग सीधा सीधा सुन रहे हैं। बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं, मैं एक एक करके धीरे धीरे लूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे ही सवालों की जो लड़ी है, जो कड़ी है, वो लंबी है। आदरणीय हरीश नवल जी ने पूछा है, आदरणीय अरविंद राजतोषी ने पूछा है। मैं वो जरूर थोड़ी देर में वो सारे सवाल लूंगा। लेकिन आ, जो जो ये वाला सिलसिला है ना, जब हम तो अभी आ गए 79 तक, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इंडस्ट्री में उस वक्त उनसे हैंडसम, उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला और रौबीला व्यक्तित्व शायद या तो पृथ्वीराज कपूर साहब उस समय ऐसे थे, या सप्रू साहब थे। और एक क्योंकि अक्सर ये बच्चे पूछते हैं माता पिता से, उस समय आदरणीय आदरणीय हेमवती जी, यानी कि सप्रू साहब की माता जी, सप्रू साहब जी की पत्नी, जो उस समय पत्नी नहीं थी, वो भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। पृथ्वी थिएटर का बहुत बड़ा नाम थी। राज कपूर साहब के साथ उनका प्ले बहुत हिट था। उनके साथ हीरो में अशोक कुमार साहब, राज कपूर साहब, देवानंद साहब के साथ वो लीड में फिल्में कर रही थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम थे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपने कभी पूछा हो कि जब ये तय हुआ कि ये इंडस्ट्री का सबसे हैंडसम जो बंदा है,
ये और आदरणीय हेमवती जी जो उस समय सबसे ज्यादा मशहूर और अच्छी अदाकाराओं में थी, दोनों लोग शादी कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या बवाल मचा या नहीं मचा, या घर वालों ने आराम से एक्सेप्ट किया? नहीं नहीं, क्योंकि क्या था कि उस टाइम दादाजी और दादी जी सब यहीं थे, आ गए थे रहने। अच्छा। तो अच्छा। थोड़ा सा तो होता है कि भाई हम कश्मीरी पंडित हैं, और क्या मम्मी के थोड़ी सी डार्किश थी, हम्म। तो मतलब माय मदर वाज द फर्स्ट वुमन, शेट्टी वुमन टू बिकम अ हीरोइन। वो अच्छा। पहली शेट्टी कम्युनिटी से आई थी, जी। एंड शी वाज अ अमेजिंग डांसर। बचपन से नाना जी, अभी एक चीज और बताऊंगा आपको, तो शायद ये किसी ने नहीं बताया होगा, जी। कि बचपन से वो ट्रूप्स लेके नाना जी जाते थे, एंड माय मदर यूज्ड टू परफॉर्म इन टेम्पल्स, और ये वो बचपन से। और उनके राखी भाई जैसे थे जिनको ग्रूम एक्चुअली किया है, वो शंकर, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा, शंकर शंकर हमारे जयकिशन मामा जी थे। वाले, शंकर हाँ, शंकर जयकिशन जी क्यों, वाले, ओके। जय किशन वाले। मेरी मदर ने ही उनको, मतलब वो ट्रुप में तबला और ये सब करते थे, तो नाना जी ने उसको ऐसा बेटा पाला हुआ था, शंकर को, शंकर जी को। अच्छा। और मम्मी ने ही, क्योंकि एक प्ले था दीवार, पृथ्वी पापा जी के फेवरेट थी मदर, क्योंकि कमाल की क्लासिकल डांसर भी थी। बाद में उन्होंने जुगलबंदी सितारा देवी जी, गोपी किशन, माधव किशन सबके साथ की है, वो भी शादी के बाद भी की है, ऐसा है। तो वो दीवार में जो एक केमियो था, जिसमें राज जी और मम्मी आते थे, एक केमियो था जो दीवार प्ले का, वो अमेजिंग होता था। तब मम्मी ने राज, बोला राज ये मेरा भाई है और बहुत अच्छा है म्यूजिक में, तो तू इसको चांस दे। क्या और बात है, मतलब ये तो एक नई हाँ, बात तब पता चली, शंकर, शंकर जयकिशन जी की हाँ, जोड़ी और या कमाल। या तो शंकर जी फिर जयकिशन वहां से मिले, और ये जोड़ी फिर बनी। तो शंकर भी टिल एंड तक हम शंकर मामा ही बोलते थे उनको। अच्छा। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। जी। मैं अब तो उस इस बात पे तरीके आऊंगा से। दादा कि जो आपकी तबले वाली बात थी, लेकिन उस पहले मुझे लगता है कि इस वक्त हमें प्रीति जी को शामिल करना चाहिए, आदरणीय कपूर बिल्कुल। साहब की छोटी बेटी। प्रीति, और ये उनका प्रीति एक परिचय है कि प्रीति ने तो पापा के साथ फुल फ्लेज एज ए हीरोइन काम किया है। हाँ हाँ, मैं मुझे यहाँ एक चांस चीज नहीं और बता मिला। दूं। नहीं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं अपने तमाम मित्रों को कि ये एक दुखद बात थी कि जब बेटे ने शुरुआत की, यानी कि आदरणीय तेज कपूर साहब 79 में उनकी पहली फिल्म आई जुलाई में, जुलाई, और वो पापा देख नहीं देखने सके जाने मुझे स्क्रीन पे। देख नहीं सके, और हर हाँ, बाप का मन होता है कि मेरा बेटा को मैं वही बोले देखूं। थे अभी ठीक होता हूँ तो जाता हूँ तेरी थिएटर में, सुना यार फिल्म सुपर हिट हो गई है तेरी। और सुपरहिट फिल्म सुरक्षा थी। मतलब इतनी इतनी सुरक्षा। पानी में। हाँ, मिठुन, जहाँ से मिठुन चक्रवर्ती बना, हाँ वो फर्स्ट हीरो हाँ। था, मैं सेकंड हीरो था, उसके ऑपोजिट रंजीता थी, मेरे ऑपोजिट प्रेमा नारायण थी। और इतना इतना पानी था थिएटर में, लेकिन क्या फिल्म चली थी वो। बोल रहे थे यार मैं यहाँ ठीक होता हूँ, तेरी फिल्म थिएटर में देखनी है मैंने, खाली वही। खैर, मालिक ये जैसा। ये एक इमोशन होता है कि पुत्र के लिए भी बहुत गर्व का पल होता है कि उनके काम को उनके पिता, और बिल्कुल, सिर्फ मैं तो पिता नहीं वेट बल्कि कर रहा था कि हिंदुस्तान इनको के कैसे, बेहतरीन। हाँ, कि हाँ। हॉस्पिटल से आ जाए, ठीक हो जाए, और मैं इनको थिएटर में ले जाऊं देखने मेरी फिल्म। लेकिन मैं लेकिन आपको मालिक को नहीं आपको तो मंजूर क्या था। याद दिलाऊंगा, आपको तो खैर याद ही होगा, मैं क्या दिलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे मित्रों को बता दूं कि ये जो मलाल है फिल्म ना देख पाने का, या बाप बेटे का साथ में स्क्रीन शेयर ना करने का, जो प्रीति जी ने किया पापा के साथ में, आदरणीय तेज जी ने एक सीन के लिए किया था, शहीद फिल्म थी, हाँ, और मनोज कुमार साहब की फिल्म थी, और उसमें बच्चे जो एक्चुअली शहीद वही भगत मेरी सिंह जो इन है। अ वे पहली जी। फिल्म थी एज अ चाइल्ड हाँ, आर्टिस्ट। आप मुझे तो फिर वो मैंने किस्सा बता ही दें, मैं मैं उसके जब बाद सोच जाता हूँ। रहा था ना, मैं सोच रहा जी। था कि यार यार मेरे पापा के साथ मौका नहीं मिला काम करने का, देन आई रियलाइज कि मेरी एज अ चाइल्डहुड फिल्म में, मतलब बच्चे का रोल मैंने पापा का ही किया है, क्योंकि पहले ही मनोज वाले कुमार जी सीन वहां में। भगत सिंह बने, और भगत सिंह का छोटा भाई मैं था। पापा ने अच्छा। फादर का रोल किया था, कामनी कौशल जी ने मदर का किया था। तो मैं बोला देखो, मालिक ने ऐसे नहीं तो ऐसे तो पकड़ा कि मैं जब छोटा था तो हम लोग ने साथ काम किया है ना, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल कुछ बिल्कुल, और राहत मैंने वो दिल देखा को है। मिली। मैं प्रीति बट जी को शामिल करता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मैं आगे की बातचीत रखूंगा। प्रीति जी के बारे में जो मैं बता रहा था कि हिंदी फिल्म्स में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, लावारिस, अवतार, अर्पण, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की। उसके बाद वो पंजाबी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, चाहे बतौर हाँ, अभिनेत्री भी, बतौर निर्माता निर्देशिका भी, वहाँ उनको राइटर बहुत सारे फर्स्ट, सम्मान भी मिले। राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले जी। राइटर सब। जी। इसाक रजा खान साहब, स्वागत करता हूँ आपका, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं प्रीति जी को शामिल करता मेरे फादर साहब ने इतने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स किए हैं, इतने वर्सटाइल एक्टर थे वो।
वो किसी भी रोल में आप उन्हें ढाल सकते थे। उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी, जैसे पृथ्वीराज कपूर, सप्रू साहब, ये बहुत हैवी बिल्ट एक्टर्स थे। लेकिन सप्रू साहब अगर राजा प्ले करते थे तो वो भी पूरे कि मतलब आप कह ही नहीं सकते कि ये इंसान राजा नहीं, बोल रहा, चल रहा, बात कर रहा एक राजे की तरह। और वही कलाकार ने जब तेरे मेरे सपने में एक माली का रोल किया तो इतना बेजार, इतना मतलब गरीब, वही कैरेक्टर, वही पर्सनालिटी लगी। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये भी एक बार ही हुआ है कि गुरुदत्त साहब ने सप्रू साहब को अपनी फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में मेन विलन के रोल में लिया और पूरी फिल्म में सप्रू साहब ने इमोट अपनी पर्सनालिटी, अपने एक्सप्रेशन से दिया। पूरी फिल्म में उन्हें डायलॉग नहीं दिया गया था और उनकी दहशत थी फिल्म में उनके कैरेक्टर की। वो पूरी फिल्म में अपने फेशियल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते रहे। ऐसा रोल करना इतना डिफिकल्ट है, आज का कोई कलाकार करके तो दिखाए। मैं कहती हूँ सप्रू साहब बहुत ही अच्छे कलाकार थे और जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैं एक छोटी उम्र में 13 साल की उम्र में फिल्म लाइन में आ गई, तो मैंने फिल्म लाइन की ABCD उनसे ही सीखी। उन्होंने ही मुझे सिखाया कैमरा को कैसे फेस करते हैं, कैसे डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं। और उनके साथ मेरा एक सीन था मेरी फिल्म हवारी में कि फादर और डॉटर का कन्फ्रंटेशन सीन था और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर थे। तो हमने कभी उनके सामने आंख उठाकर देखा नहीं है। जब कभी उन्होंने हमें डांटा या कुछ किया, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनके आगे आंख उठा लेते। लेकिन जब वो सीन था और उसमें डॉटर ने अपने फादर को जवाब देना था और फादर डॉटर का एक कॉन्फ्लिक्ट था, तो मेरे मेकअप रूम में मेरे फादर आए वो सीन शूट होने से पहले और आके उन्होंने मुझे एक लाइन कही एज एन एक्टर। उन्होंने मुझे चैलेंज किया, कहा कि ये सीन में यू आर प्रिपेयर्ड। मैंने कहा यस पापा। कहते मैं एज एन एक्टर तुम्हें खाने की कोशिश करूंगा, तुम में अगर दम है तो मेरे आगे मुझे खाने की कोशिश करना। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस वक्त हम ऑन सेट फादर डॉटर वो नहीं थे, सप्रू साहब और प्रीति नहीं थे, बल्कि वो फिल्म के कैरेक्टर्स थे। और मैंने उनके इनकरेजमेंट में वो सीन में उनके साथ जबान लगाना, मतलब जोर से बोलना और ये सब, मैंने वो सीन में आई थिंक सो कि सीन जैसे खत्म हुआ मैं उनके चेहरे की तरफ देख रही थी और उन्होंने मुझे आंखों से इशारा किया और मैं समझ गई कि माय फादर सेइंग कि तुमने सीन अच्छा किया। तो सप्रू साहब के बारे में मैं क्या कहूँ आपसे कि वो जितने अच्छे कलाकार थे उससे अच्छे मैं समझती हूँ कि इंसान थे, क्योंकि उनके माता जी और पिताजी ये कहते थे कि उनसे अच्छा बेटा नहीं हो सकता। उनके भाई बहन ये कहते थे कि उनसे अच्छा भाई नहीं हो सकता। मेरी माँ, उनकी पत्नी कहती थी कि उनसे अच्छा पति नहीं हो सकता। और मैं उनकी डॉटर कहती हूँ कि उनसे अच्छा फादर नहीं हो सकता। ये पिताजी को याद करते हुए आदरणीय प्रीति जी ने कहा। और वाकई एक व्यक्ति जो हर रिश्ते में लोग ये कहते हैं कि बेहतरीन भाई, बेहतरीन पिता, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन जिस भी रूप में, चाहे गुरु के रूप में रहे या जिस भी रूप में रहे, मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। सर एक चीज मैं बार बार ये कहते हुए चलना चाहता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोग्राम के बीच में हूँ, प्रोग्राम समाप्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये मौका मुझको दिया कि हम लोग, हमारे जो मित्र हैं सब पटल से जुड़े हुए, कि हम उनके बारे में सुन पा रहे हैं और वो भी आपसे। ये एक सुनहरा मौका है। और अशोक बंटिया जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। अशोक बंटिया जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। आप हाँ हाँ, अशोक को बंटिया बहुत बहुत प्यार देना। हाँ हाँ, ये हमने एक सीरियल अशोक साथ किया था। बिंदल जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत अशोक बहुत। बिंदल साहब कह रहे हैं कि उनके साथ एक अच्छा राब्ता आपका है। और दयाराम यादव जी, मृदुला भटनागर जी, देव यादव जी, अशोक अंजुम साहब बहुत अच्छे कवि हैं,
नीना सहर जी, अन्नदा पाटनी जी, जितने लोग जिनके नाम छूट रहे होंगे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अब मैं जो है थोड़ा सा तबले की तरफ आता हूँ। और तबले के साथ साथ अब मैं दादा से ये भी गुजारिश करूंगा कि वो गाते बहुत अच्छा है। ऐसा तो हो ही नहीं सके सत्तू साहब के कौन? परिवार में गाने का चलन ना हो, ऐसा नहीं, कैसे हो गाने का सकता है? मेरा सर सिलसिला आपकी थोड़ा बात कर रहा गड़बड़ हूँ है। मेरी बात कर रहे हो? रवि, गाने का सिलसिला मेरा बहुत सर खराब है। बिल्कुल, आदरणीय तेज क्या सप्रू जी प्रीति, की बात कर रीमा रहा रीमा बहुत अच्छा हूँ। रीमा अच्छा गाती थी। रीमा अच्छा, यूज्ड टू सिंग वेल। मैं अपने तबले पे था, मैं तबले पे मैं मैं काफी आपसे काफी मैंने, हाँ, तबले पे मेरा हाथ जी बहुत जी सॉलिड हो गया था। मतलब ऐसी कोई ताल नहीं थी जो मैं, मतलब वो जुगलबंदी में ये होता था पहले, सिंगल में करते थे, फिर डबल में सप्रू साहब करते थे और मैं तबला बजाता था, फिर सप्रू साहब सरगम पे आ जाते थे, मैं उस पे, तो तबले पे बहुत अच्छा हाथ बैठ गया था। बट गाने का सिलसिला जरा गड़बड़ है। जी। वीरेंद्र यादव भाई तबले की नमस्कार, ताने अगर अभिषेक आप सुनना रावल जी, चाहते हैं तो एकता मैं अरोड़ा जी, तबले की पुष्पा ताने सान्याल आपको जी, सारी सुना सकता हूँ। मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, और ये हमारे लिए गोल्डन मतलब वक्त होगा, देखिए, सुनहरा वक्त होगा। मैं आप उसके लिए तीन अगर चार जाके आपको बता बनाना भी देता हूँ चाहें। कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। कि तबले जैसे तीन ताल होती है, धा नॉर्मल, जो धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा, ये 16 मात्रे हैं, जो तीन ताल जिसको कहते हैं। तो हम लोग, मैं और सप्रू साहब, मतलब ये, वो जब तान करते थे तो मैं सिंगल था, वो डबल पे आते थे, इस तरीके से हम 64 तक पहुंच गए थे। जैसे मतलब 16 में वो बजाएंगे अच्छा सिंगल में, और उनकी सरगम में 16 में 64 तक मैं डबल ट्रिपल चौपल तक मैं तबला बजाता था। मुझे एक हिंट दे देता हूँ, अभी तो खैर काफी अच्छा कुछ भूल चुके हैं, हाथ ही नहीं चलता। जैसे तीन ताल बज रहा है, धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा, धागे तिट्टे तागे तिट्टे करधा तिट्टे धागे तिट्टे गिद्दी गेना नागे तिट्टे किट्टी तिट्टे गेना, ये तिट्टे करता गिद्दी गेना धा गिद्दी गेना धा गिद्दी गेना धा, ये डबल हो जाता है। और इसका चौथा होता है धागे तिट्टे तागे तिट्टे करधा तिट्टे धागे तिट्टे गिद्दी गेना नागे तिट्टे किट्टी तिट्टे गेना धागे तिट्टे करता गिद्दी गेना नधा गिद्दी 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 नधा। तो इतना तक पप्पा और मैं पहुंच गए थे। बोलते तेरे हाथ में इतनी मिठास है। क्या बात है। और ये एक ही चीज है, भले डांस, हालांकि मम्मी वाज वन ऑफ द बेस्ट डांसर, तो डांस में कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं था, क्योंकि ज्यादातर हीरो बस दो फिल्मों के बाद विलन ही बन गए, तो एक्शन सॉलिड था। लेकिन ऑफ बीट नहीं हो सकता मैं कभी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ तबला, द सेंस ऑफ क्या रिदम। ऑफ बीट नहीं हूँ, स्टिफ हो जाऊंगा गाने में, लेकिन ऑफ बीट नहीं हो सकता कभी ये। तो लेकिन वो जो ऑफ बीट ना होने बस वाली बात है, वो तो आप बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में भी कभी ऑफ बीट नहीं हुए, जैसा उन्होंने कहा भी, मैंने और मैं इस बात थोड़ा का सा, खुद हाँ, व्यक्तिगत तौर पर भी गवाह हूँ कि चाहे शूटिंग में कोई भी हो, प्रोड्यूसर छोटा हो या बड़ा हो, सीरियल हो या फिल्म हो, नहीं, अगर तेज सप्रू जी मैं ने आज कहा तक है कि वो लेट कर नहीं रहे हैं, पहुंचा वो हूँ, कर रहे हैं। और ना मैं लेट कभी पहुंचा हूँ। जो टाइम देता हूँ वो टाइम पे पहुंचता हूँ। ये भी एक सप्रू साहब ने बोला था कि जिंदगी में अगर ऐसा कुछ दौर आए, अगर जो आदमी की पहचान उसके जैसा, दैट्स व्हाई लाइक दो ही प्रोफेशंस, एक मिलिट्री, क्योंकि जो डिसिप्लिन और वो मिलिट्री में है, और एक खैर मेरी लाइन ही है, फिल्म लाइन। तो वो जो प्रिंसिपल्स और ये जो हार्ड वर्क है, वो मैं मिलिट्री का रखता हूँ। बेसिकली इन अ वे आई एम अ मिलिट्री मैन। कि मतलब अगर मैं लेट हुआ किसी भी कारण, तो प्रोडक्शन कंट्रोलर का नहीं, मेरा फोन उसको पहले जाएगा कि मैं यहाँ अटका हूँ बिकॉज ऑफ ये, आई विल बी 7 मिनट्स लेट और 14 मिनट्स लेट, पहले बता देना जाके। तो कई चीजें उनकी सिखाई हुई, उसको अभी तक मेंटेन करके चलता हूँ। और छोटी बड़ी ये अच्छी फिल्म का बात है मैं, दादा। और आपने तबले की बात की, आपने तबले की बात की, मैं आपको थोड़ा सा साउथ की जी, तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि आपने 13 भाषाओं में फिल्में की और उसमें साउथ की भी बहुत सारी फिल्में हैं, कि इस हाँ तबले की हाँ, वजह से आपको साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म मिली। मैं चाहता हूँ बहुत उसे बड़ी आपके फिल्म मुंह से मिली थी। सुना जाए, क्योंकि आप आपसे मैं सुनने का, बताता प्रियदर्शन हूँ जी आपको वाला क्या जो हुआ कि किस्सा मैंने, है। हाँ, प्रियदर्शन के साथ मैंने अपने ये फिल्म की थी गर्दिश, सॉलिड एक्शन फिल्म थी। जी, उसके बाद की मैंने डोली सजा के रखना। तो प्रियदर्शन ही मुझे मलयालम फिल्म में ले गए, हालांकि वो खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे थे वो फिल्म, उनके जो दोस्त अच्छा, थे सुरेश कुमार, तो जिनकी बेटी अभी बहुत बड़ी हीरोइन है साउथ की, कीर्ति करके आ गई है। तो जी,
वो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे सीबी मलियन। तो मैं एक एक्शन फिल्म कर चुका था प्रियदर्शन के कहने पे, बहुत सुपर हिट हुई थी, काश्मीरम। उसमें सुरेश गोपी हीरो था। तो इसमें भी अच्छा। सुरेश गोपी था। तो प्रियन का फोन आया मेरे को, बोलता है उनका जो तरीका था बात करने का, थोड़ा मलयालम एक्सेंट है ना उनका, तो तेज, हम्म। टेल मी वन थिंग, कैन यू प्ले तबला? वेरी वेल। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फिल्मी तबला, actual, because there is a terrific role, and the villain, he plays tabla and rhythmic, ये करके करते 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 वो मर्डर करता है। बोला आई कैन प्ले, बोलता नहीं नहीं, मेरे को वो डायरेक्टर सीबी मिलियन है, मेरा दोस्त है वो, तू ऐसा बोलेगा उधर जाके कुछ और हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा मेरे लिए, इट विल बी, यू टेल मी। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ वहां, टेल हिम व्हाट ही वांट्स मी टू प्ले। तो जाके मिला उनसे, तो बोले सर सी आई नो यू आर अ वेरी गुड एक्टर, आई हैव सीन ऑल हिंदी फिल्म्स आल्सो, ये वो, बट माय एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस, नाउ दिस तबला स्केप। उसमें माधवी हीरोइन थी अपनी, जो काफी हिंदी फिल्म भी कर चुकी है, लाइट बड़ी आईडी बड़ी है। आर्टिस्ट। तो हाँ, बड़ी आर्टिस्ट है। तो यू प्ले दिस, एंड आपके हाथ के बीट पे से मैं उनके पास जाता हूँ और वहां से वो इनकी एंट्री होती है, और उसको देखते ही आप अपना चेंज कर लेते हैं कि यू नो दैट यू गोइंग टू किल हर। तो मैंने, यू टेल मी व्हाट यू वांट मी टू प्ले, वैसे जैसे आपको मैंने अभी बताया ना, मैंने, यू वांट मी टू प्ले केरवा, यू वांट मी टू प्ले दादरा, यू वांट मी टू प्ले झपताल, यू वांट मी टू प्ले एक ताला, यू वांट मी टू प्ले तीन ताल। तो मेरा मुंह देखने लगा वो। मैंने, यू टेल मी ना, आपका कोई आदमी है कि क्या बजाना है, ऐसे आई प्ले सम फ्यू थिंग्स फॉर यू, देन यू कि कौन सा आपको वो सीन में अच्छा जाता है, जैसे तीन ताल 16 मात्रा हो गया, और एक ये कहरवा का जो धाकिन तिनक के दिन धाकिन तिनक के दिन, I said I can do this when I am happy, and when I am going to kill her, then I will do a faster beat on this. I'll just create धाकिन तिनक के दिन धाकिन तिनक के दिन धाकिन तिनक के दिन। तो वो शॉक हो गया देख के कि चल ये तबलची है या एक्टर है। तो उस टाइम मुझे मेरे फादर बहुत याद आए थे कि मेरे वो काम कर, वो म्यूजिक सीख, म्यूजिक हमेशा कहीं ना कहीं फिल्म लाइन में काम देगा, काम आएगा। एंड देन आई रिकलेक्टेड कि हाउ ही हैड सेड कि सीख वो, उनकी बात फिर मुझे बहुत याद आई। वहां मैं पर प्रियन याद को आए। बोला भी था, हाँ, कि यार ऐसे ऐसे डैड यूज्ड टू टेल मी कि प्रैक्टिस दिस, यू विल नेवर नो, वन डे म्यूजिक ऑलवेज हेल्प्स एन एक्टर। तो इस तरीके से वो क्या बात। फिल्म मिली थी। मुझे एक सवाल अभी पूछा गया है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। उससे पहले श्रद्धा रामानी जी, बहुत अच्छी साहित्यकार गुजरात से, आदरणीय पूनम भारत यादव जी, प्रणाम करता हूं। डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी, माता तुल्य हमारी, प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छी आप पेंटिंग्स करती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, प्रणाम करता हूं। सुलेखा मिश्रा जी, हर्षवर्धन आर्या जी, राजेश राज फेमस जी। दादा मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ? हम लोग आपसे, रामायण सर द्विवेदी जी, हम लोग आपसे बात करना बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी नहीं अच्छा नहीं, लग रहा होगा। बहुत बहुत सारे बहुत मित्र जुड़े अच्छा हुए लग हैं रहा है। कि मुझे ये सवाल पूछा गया कि आपने भी बहुत सारे जो किरदार किए हुए हैं, क्योंकि आप आए हैं तो थोड़ा सा फायदा तो मैं चाहता हूं कि आपका उठाया जाए, आपके बारे में भी हम लोग जो है बात करें। आपको, आपकी तो बहुत 300 फिल्में हैं। वन ऑफ द बेस्ट अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा किरदार आपको लगता है, हालांकि बहुत मुश्किल होता है किसी एक्टर के लिए, कौन से किरदार हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो मैंने किया अच्छा किया? देखिए, आदमी शुरू वो जहां से करता है, वो तो जैक्सन का रोल था एज अ हीरो। उसके बाद एक फिल्म आई थी कोबरा, जो एंटर द ड्रैगन पे बनी थी, टोटल मार्शल आर्ट्स पे थी। उसमें कॉमेडी हीरो था, जगदीप साहब मेरे साथ मैनेजर होते हैं। तो ये सब चीजें थी, और फिर उसके बाद करते गए। फिर ये था ना कि यार, एक्चुअली अगर पूछा जाए तो बेस्ट रोल्स मुझे साउथ में मिले, अच्छा। जो मैं करना चाहता था। क्योंकि अमरीश जी और मेरा थोड़ा सा सिलसिला रहता था, उनके साथ मैं कम से कम 10 या 15 फिल्में एज अ बेटा कर चुका हूँ। हाँ। और इतना अच्छा रैपो था हमारा, तो मैं अमरीश जी को बोलता था, अमरीश जी मैं थक गया हूँ यार। अभी मेरे उम्र का है अनुपम, मेरे उम्र का है अपना ये परेश रावल, मेरे उम्र का है अपना गुलशन ग्रोवर, या 1-2 साल छोटा होगा। तो यार ये लोग विक पहन लेते हैं और ये बाप का रोल कर लेते हैं, और मुझे साला क्योंकि एक्शन में अच्छा करता हूँ, तो मुझे यंगस्टर इनका बेटा बनने का रोल था। मैंने अभी पक गया हूँ मैं, अमरीश जी जी। अभी मेरे को आपके रोल करने हैं। और आप, और बहुत छेड़ता था मैं उनको मस्ती में, मतलब देखो अमरीश जी, आपका ही रिप्लेसमेंट खाली तेज सप्रू है। आपसे आपसे टॉल हूँ, फिजिक हमारी दोनों की सॉलिड है, हैंडसम हूँ आपसे ज्यादा,
लेकिन एक ही अच्छा। फर्क है कि आपके गले में बोस का स्पीकर है और मेरे गले में नहीं है। ना तो बहुत हंसते थे। कमाल बोला बात आपकी बोली आवाज आपने। बुलंद है, मेरी आवाज जरा मतलब वो नहीं है, स्पीकर नहीं लगा हाँ, बोस का। बाकी बहुत हंसते थे, बोलते थे प्यार से, ओए पुत्र पहले तू यंग का खा लेना, तेरे को कौन निकालेगा फिल्म लाइन से। हाँ, हम्म, तेरी पर्सनालिटी अच्छी, तू एक्टर अच्छा, तू इंसान अच्छा है, तो पहले यंग का खा ले, बाद में बाप के रोल तो तेरे को करनी ही है, इस तरीके से बहुत याद आते हैं, बहुत फिल्में की उनके साथ। आपके लिए एक तो कॉम्प्लीमेंट लेकिन ऐसे ये भी है आपके और अमरीश जी के लिए, अमरीश सर के लिए, कि जित मतलब ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि जितने बुरे काम आप करते रहे हैं फिल्मों में जीवन भर, उनको संभालने के लिए एक वैसा ही उतना ही पावरफुल बात चाहिए था जो अमरीश पुरी जी अरे आपको बहुत संभालता। बहुत बहुत यार, बहुत अच्छे कि जो एक्टर और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग। वो जी थोड़े से स्टिफ नजर आते थे, लेकिन वो जी मजाक जब मेरे साथ रहते तो फिर अलग ही अमरीश जी रहते थे वो। हम्म, बहुत मस्ती की हमने साथ में। तो ऐसा ही था। मुझे साउथ के रोल्स जी मुझे ज्यादा मिले क्योंकि वहां सब मैंने नियरली जो फादर के रोल्स किए, यंग फादर, यंग बेटा, ये वो, एंड वेरी पावरफुल। 5 फिल्में की मैंने, 4 में सुरेश गोपी हीरो था और 1 में मोहनलाल, वहाँ के टॉप के। 5-6 मैंने कन्नड़ की हैं, 2 तमिल की, तेलुगु 4 की। लास्ट मेरी थी अभी नोटा, जो एक विजय देवरकोंडा करके है, वहाँ का टॉप हीरो आ रहा है बढ़ते, वो है। उससे पहले प्रभास जो बाहुबली का हीरो था, उससे पहले रिटर्न ऑफ द रिबेल, उसमें मैंने जी हीरोइन के फादर का रोल किया। तो वहाँ एज अ फादर के रोल्स मुझे बहुत बेहतर वहां मिले। और यहाँ भी जो मिलता गया करते रहे। लेकिन हालांकि आपने छोटा सर वो रोल था। मतलब जी हाँ, जी ये आप कुछ कह रहे गुप्त गुप्त में बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन जितना जब वो स्क्रीन पे आता है, जो जेलर का रोल था जहां से फिल्म स्टार्ट होती है, वो छोटा ही इतना इम्पैक्टफुल था कि बहुत मुझे उसके आए। हालांकि बहुत से एक्टर्स थे उसमें, लेकिन जो वो जो इनिशियल, जहां से बॉबी को पकड़ता है, मारता है, और बॉबी जहां से भागता है, तो वो उसके डायलॉग भी कुछ अच्छा था कि मेरी जेल में नजरें और आवाज नीची रखना, नहीं तो डंडा कर दूंगा। वो एक तकिया कलम था, डंडा कर दूंगा। हैं। वो वक्त पे जब बोला जाता था बहुत अच्छा लगता था, उसकी कमाल सर। तारीफ। एक सवाल यहाँ आपसे और बनता है दादा, क्योंकि अब थोड़ा सा आपका भी जिक्र है तो मैं जरूर चाहता हूँ आपका जूनियर होने के नाते आपसे पूछना। आपने मैं मतलब थोड़ा सा फिर बाबूजी की तरफ होके लौट के आऊंगा आपके इस सवाल पर। आपने कहीं से फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं ली एक्टिंग की। बिल्कुल नहीं, आपके बिल्कुल घर नहीं। में पिताजी थे, आप उनको देखते थे, वो एक अलग बात है। और ट्रेनिंग न लेकर आप जितने भी आपके समय के जितने भी टॉप विलन्स हैं, जो कोई कहीं से सीख कर आए, कोई कहीं से सीख कर आए, कोई थिएटर से, कोई एफटीआई, कोई एनएसडी, लेकिन आपका अपना एक मकाम रहा है। तो एक तो ये हाँ इस सवाल को मैं बाद में जानूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले एक बाबूजी का सवाल पूछता हूँ कि एफटीआई जो है, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, वो प्रभात स्टूडियो के जगह पर बना, उस जमीन पर बना, और वो पेड़ जो है, जो विजडम ट्री है, वो वही है जहां पर ये 5 दोस्त बैठ के बातें किया करते थे। मगर उस सही है। एफटीआई में जब आदरणीय तेज सप्रू साहब ने अप्लाई किया कि मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूँ, तो वो सारी चीजें पार कर गए, लेकिन एक जगह जाके वो फेल हुए। और उस हाँ, समय मुझे भी समझ नहीं बाबूजी आया था ने वो। किसी को बोला नहीं, बाबूजी ने किसी को फोन करने से मना किया कि मैं सही है, नहीं फोन सही है, करूंगा। सही, ये क्या सही है। लगा, बुरा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स वहां से निकल के आए, ऐसा नहीं बोलता हूँ। और उससे ट्रिपल नहीं भी जो है बेचारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने साल ट्रेनिंग करके भी क्या हासिल किया है। मुझे बुरा यही लगा था खाली कि कमाल है यार, मैं फिजिक विजिक ये वो था सब, वो टेस्ट में पास हो गया, लास्ट में मुझे स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया। बोला यार मैं काम भी अच्छा रीजनेबली किया, मैं कोई मारतूस खान नहीं था उस टाइम विदाउट एक्सपीरियंस के, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत सॉलिड थी। मैंने आज तक रवि जी अपनी जिंदगी में कोई चीज किसी से नहीं सीखी। मैं खाली देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और खुद ही करने लगता हूँ। गाड़ी जब मैं, पापा इन लोग चलाते थे, ड्राइवर चलाता था, देखता था। 12 साल में मैंने गाड़ी करनी शुरू कर दी चलानी। रात को 12 बजे उठ के चुपके से गाड़ी निकालता था और ये क्लच ऐसा डालते, पूछता था सब। कोई गेम
क्रिकेट हो, बैडमिंटन, ये क्यों है, इसको गुगली बोलते हैं, अच्छा ठीक है, ये बिलियर्ड्स है, इसमें क्या है, ये राइट साइड बॉल लेके क्यों मारा तूने, बोले ये राइट साइड मैंने टर्न होके बॉल ऐसे वापस आएगा, ये तो ऑब्जर्व बहुत करता था। लेकिन मैंने आज तक अब कोई चीज किसी से नहीं सीखी, सब सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मैं आज भी जाता हूँ, मेरे को कोई इस रास्ते पे भी कैरेक्टर अजीब अजीब अगर नजर आता है तो उसको ऑब्जर्व करता हूँ, नहीं ये साला इसको यूज करना चाहिए, ये अच्छा है। तो मैंने आज तक कभी किसी से कुछ सीखी नहीं। हाँ, डबिंग, पापा के साथ डबिंग पे जाता था, वाज वेरी यंग, और उस टाइम लूप सिस्टम चलता था। ये तो अभी आसान हो गया कि बच्चे भी डबिंग कर लें, एक लाइन बोल दो जोड़ जोड़ के डाल दे देते। उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था। जो आप सीन करते थे वो पूरा सीन आपको वैसे के वैसे ही लूप सिस्टम में सीन चलता था, और बकायदा आपको एक एक लफ्ज उस पे मैच करने पड़ते थे जो चल रहा है, तो आपको सेकंड परफॉर्मेंस देनी पड़ती थी। तो जब डबिंग होती थी ना, मैं पापा के साथ जाता था, वो खड़े रह के वहां डब करते थे, मैं सीट पे पीछे बैठ के वही डायलॉग मैं बोलता रहता था। ऐसा वो जो फादर बोल रहे हैं मैं भी बोलता रहता था। दैट्स आई वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट डबर्स। जो मेरी शूटिंग्स फिल्में करते थे तो मैं डबिंग 3-3 में घंटे बहुत में एक्टर्स फिल्म को उड़ा देता। प्रॉब्लम होती है, डबिंग बहुत में होती है बहुत सर, एक्टर्स को प्रॉब्लम होती है, बहुत होती बहुत है। या प्रॉब्लम। तो आप उसको बिगाड़ देते हैं, और कई एक्टर्स हैं जो उसको ऊपर ले जाते हैं कि आपने जो बोला है उसको डबिंग से थोड़ा आप हायर कर जाते हैं। और कई ऐसे हैं जो आपने बहुत अच्छा सीन किया है, लेकिन डबिंग के टाइम आप वो सीन नीचे आ जाता है, क्योंकि वो एमोट वापस करना डिफिकल्ट होता है। तो अभी तो ये सीरियल वीरियल आ रहे हैं, आसान हो गया बच्चों के लिए। एक लाइन बोल दो मैच कर देंगे, यहाँ से बोल दो वो मैच कर देंगे। दादा मैं ये जो मैंने जो पूछा सवाल, ये मेरा बाबूजी के लिए भी था कि हाँ, बाबूजी का वहाँ इतना बड़ा दखल था, वो मतलब वहाँ के जड़ों में है। आपको कभी ये लगा, बाबूजी से शिकायत रही आपके बाल मन को, आपके बच्चे मन को, कि बाबूजी एक बार बोल देते तो मेरा आसानी से हो जाता है एफटीआई, और नहीं उनका नहीं अपना नहीं नहीं उसूल अपना नहीं 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 नहीं, कभी नहीं था? उनके असूल क्या सामने कैसे बोलता मैं, और मेरा भी असूल था। आज तक मैंने रिकमेंडेशन लेके कभी कोई काम नहीं किया है। अगर मैं रिकमेंडेशन लेना चाहता था तो दिलीप साहब से नीचे तक मैंने सब हीरोज के साथ काम किया, सबसे मेरी दोस्ती है। लेकिन मैंने ऐसे जाके ये नहीं बोला यार वो फिल्म दिला दे, नहीं दिलीप साहब का है जिक्र आया तो दिला। एक बड़ा अच्छा सा वाकया एक बार आपने बताया था, आदरणीय दिलीप साहब, हाँ, ग्रेट एक्टर, कि उन तो मतलब फाइटिंग में आप इतने अच्छे रहे बहुत हैं, आप इतना मारा है आपने लोगों को इतने तरीके से, कि दिलीप साहब ने नहीं, पूछा कि ये कैसे अच्छे मार से खाने के पैसे मिलते थे रवि जी, मार मार खाने खाने के के भी पैसे मिलते थे। पूरी फिल्म में तो आप मारते भी थे, बाद में ही तो पिटते थे। मारते भी थे, मार दिलीप खाते थे, साहब क्या वाला वो क्या ट्रेनिंग, वाकया था? क्या थी ना, जो ट्रेनिंग जो करता था उसमें फिर विस्पी कपाडिया, वो तो वन ऑफ द 7 डान है, आज ग्रैंड मास्टर हैं। तो वो उस टाइम मेरे कॉलेज में भी थे, वो बैडमिंटन में वो भी दिलचस्पी रखते थे, और वो ट्रेनिंग भी कराते थे बाईकला में शाम को एज अ मास्टर। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने मेरे को 6-8 महीना बोला था तू आ, तेरे को फ्री मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। और मैं उनकी क्लासेस में जाके तो फॉल्स कैसे लेना, गिरना पड़ना सब ये वो, तो उधर मैं वो सारे फॉल्स का ये वो किया। इसलिए मैं कहीं भी ऐसा सीमेंट होता था उस पे मारे हीरो तो फड़क करके गिर के वापस उड़ जाता था। तो एक्शन मेरा मेन रहा है, आई यूज्ड टू लव एक्शन। तो वो सब उसका सिखाया हुआ थोड़ा काम आ गया, लेकिन अभी तकलीफ दे रहा है सब। नहीं, मैंने कहा था एक वाकया कि आदरणीय दिलीप साहब ने किसी एक सीन में कहा हाँ, कि उनको भाई भी पता आप था, बड़ा अच्छा। उनको भी पता था। बोलते हैं जब आया वो सीन हो रहा था, आई थिंक वो कौन सा था, कानून अपना अपना, जिसमें दिलीप साहब थे, संजू था, हाँ, संजय माधुरी दत्त जी थी, थे। और हाँ, और तो वो एक्शन के टाइम पे तो बोले कौन कौन है, बोले तेज है ये, अच्छा अच्छा, मुझे भी सप्रू ही बुलाते थे, अरे बेटा अच्छा सप्रू। हाँ, यार इधर आओ, यार सुना है कि तुम एक्शन बहुत अच्छा करते हो। नहीं बस मेरे साहब ऐसे ही है वो, अभी इसमें मैं जो मार रहा हूँ तुम्हें, तो ये प्रॉपर आ रहा है ये मेरा जो अभी मैं तुम्हें, क्योंकि अभी मुझे अरसा हो गया एक्शन किए ये वो, तो मेरा ये ब्लो ठीक जा रहा है, मतलब इतने हम्बल। और वो तरीके से बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, भाई देख लेना ये क्रॉस में, बोला आप फिक्र मत करिए, आप पूरा घुमा लीजिए, आपका ब्लो नहीं लगेगा मुझे, मैं हट जाऊंगा अच्छा। टाइम पे। हाँ, तो क्या बात है। बहुत ही अच्छा उनके साथ था। फिर उनकी एक वो फिल्म की, देखिए, एक लफ्ज उनकी तारीफ जैसे होती है ना, ना सायरा जी के ब्रदर ने एक भोजपुरी फिल्म बनाई थी जो मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी,
अब तो बन जा सजनवा हमार। उसमें रवि किशन हीरो था, नगमा हीरो थी, बड़ी स्टार कास्ट थी। एंड मेरा रोल वही नगमा के भाई का रोल था, एल्डर अमरीश जी वाला, वही नेगेटिव हीरो। तो उसमें एक गाना था, जैसे अगर आपने जॉनी मेरा नाम देखा होगा तो एक पद्मा खन्ना जी का गाना था जो अपना प्रेमनाथ जी के साथ, वो बहुत फेमस हुआ था गाना, ना के ये गुलाब, वो उसी टाइप का ये गाना था। तो उस दिन दिलीप साहब आगे थे सेट पे देखने की, ऐसा है। और सरोज जी हमारी डांस डायरेक्टर थी। तो वो शीतल करके एक लड़की थी डांसर, वो कराई थी। तो वो आके उसका ऐसा है कि डांस करते 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 आके मेरे यहाँ जांघों पे बैठ जाती है, और वो पूरा उसको पकड़ के जैसे प्रेमनाथ जी कर रहे थे वो उसी टाइप का सिलसिला था। तो रिहर्सल चल रही थी, तो आई बैठी, तो मैं बोला हाँ शीतल मैं ऐसा, उसके बाद ऐसे ऐसे करूंगा ये। तो रिहर्सल में मैंने उसको वो पकड़ा नहीं था, ऐसा खाली बैठी और वो लाइटली मैंने ले ली इधर। तो जब टेक होने लगा तो दिलीप सर, एक मिनट बेटा सप्रू जरा इधर आना। सारे रुक गए, सरोज जी भी रुक गए। मैंने हाँ दिलीप साहब दे दो। बेटा वो क्या है कि थोड़ा सा ठंडा जा रहा है, जब वो आपकी जांघों पर बैठती है तो उसे दबोच लीजिए। मतलब देखो वो, मतलब वो जो पकड़ना पकड़ना था ना, इतना लफ्ज मैं आज तक नहीं भूला, उससे दबोच लीजिए। मैंने ये दिलीप साहब ये रिहर्सल थी, मैं टेक में कर लूंगा सब। तो वो भी सिलसिला उनका भूलता नहीं कि बोले इतना, मतलब उससे दबोच लीजिए। ग्रेट लोग मैं हैं सर। वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद ऑल ऑफ देम। दिलीप साहब के साथ तो मैंने एक किया, राजकुमार इंडस्ट्री जी के साथ में, कम से कम 4-5 फिल्में की हैं हाँ, मतलब दोनों। आपके साथ ये एक बात है कि आप सिर्फ एक लीजेंड के घर में पैदा ही नहीं हुए हैं, आपने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री के जितने बड़े एक्टर हैं, जितने लीजेंडरी एक्टर्स हैं, सबके साथ आपने काम किया। खुद आप एक अपने आप के वो तो लीजेंडरी एक्टर हैं माता रानी की कृपा है, सर। मालिक की कृपा है कि मौका मिला काम करने का उनके साथ। ने तो क्या मतलब, ऑल धर्म जी, बिल्कुल। वीके साहब, शत्रु जी, मतलब शम्मी जी, तो रियली प्राउड, मतलब सर, मालिक की कृपा है सच्ची, इन सबके सर साथ बहुत काम सारे करने लोगों का ने मौका जिन्होंने मिला। आपको प्रणाम लिखा है, कुछ सवाल लिखे हैं। पीके हिंदुस्तानी जी, चेतना यादव जी, प्रवेश कुमार जी, रिड्स बहुत अच्छा अपना शो करती हैं रिड्स। पीके हिंदुस्तानी, आदरणीय लक्ष्मी शंकर हाँ हाँ, वाजपेयी सर अच्छा जुड़े आज हुए हैं। वो भी है रिड्स, वंदना जी, हाँ या, उनका आया था मेरे वंदना को, मैं जी, बोला आज मैं एक शो कर रहा हूँ तो आपके लिए फिर गुजल कभी गुजल नेक्स्ट जी, मंथ करेंगे। जी। प्रिया यादव जी ने एक सवाल आपसे पूछा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपके साथ काम भी कर चुकी हैं। प्रिया यादव ने कहा है कि सर से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछिए कि जैसा आपने कहा कि फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना इस तरह के जो किरदार होते हैं उसको इतने अच्छे से आपने निभाया है, तो वो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बताएं। हाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी की बदौलत है। ये अच्छा। क्या था कि इनिशियली जब चंद्रगुप्त मौर्य बन रही थी तो पहले 2 एपिसोड्स में हम लोग एक वो रबर का मास्क आता है जो अपने बाल थे पूरे, उसको पीछे ले जाते हैं ऐसा टाइट बांध के, और फिर वो रबर का मास्क यहाँ से शुरू होता है जो एक बॉल्डनेस देता है, और उसी में चोटी लगी होती है ये। तो वो रबर का मास्क लगा के ही कर रहे थे, और डायरेक्टर था भूषण पटेल। वो जब उसने देखा तो, और हाई एचडी पे था, मतलब कैमरा इज वेरी सेंसिटिव उनका टीवी का। तो भूषण ने मुझे बुलाया, क्योंकि भूषण पहले फोटोग्राफर हुआ करते थे, फिर वो बाद में डायरेक्टर बने। तो बोले तेजू भाई यार इधर ये देखिए पूरी लाइन नजर आ रही है, ये रबर का कितना भी लगा लो, और मुझे आपके ये लेना है, मोस्टली एवरीथिंग विल बी क्लोजअप्स आपका। तो मतलब क्या करूं मैं, कैन यू रिमूव इट? अरे बोला यार इतनी कंटिन्यूटी की फिल्में भी चल रही है उस टाइम, ये भी। तो बोले उसको विग बनवा देंगे, आपके जो भी विग पर्सनल बालों की जैसी है ऐसी विग बनवा देंगे। तो सागर साहब और आनंद एंड मोती एंड प्रेम, देवर ऑल लाइक जैसे एल्डर ब्रदर्स एंड ये वो। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है तू बोलता है। तो पहली बार फिर पहले वैसे मेरे बालों की विग बनी, ये दूसरे फिल्मों के लिए जो बनाई। और फर्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, बड़ौदा पहुंचा मैं सागर स्टूडियोज में, और वो नहीं आया। अब अच्छा। डर भी लग रहा था कि वो अभी निकालेगा यहाँ से। कभी कभी होता है कि किसी का सर आगे पीछे थोड़ा सा स्कल जो होता हाँ, है
कहीं उठा हुआ थोड़ा ऐसा रहता है। तो मैंने यार ये निकालेगा उसके बाद कुछ अजीब ना लगे। तो उसने जब शुरू किया आगे से जब निकाला तो मैंने सेफ है, बुरा नहीं लग रहा है यार। तो तब से ये जो निकला तो आज तक ये है कि मैंने ऐसे ही रखा है, डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट गेटअप्स करता हूँ। लेकिन अभी इसमें इतना मजा आता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जहां भी वो एक बैग रहता था, कंघी ब्रश रहता था, कहीं भी जाने से पहले वो देखा, कहाँ गाड़ी के शीशे में देखा करके बाल बाल ठीक है कि नहीं, फिर अंदर जाते थे। अभी ऐसी की तैसी, ये मैं हूँ। अच्छे लग रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं इस रूप में आप। तो दादा अभी ये आपसे मेंटेन हम लोग जितनी भी बातें करें उतनी कम है, और कितने सारे मित्रों ने कितना कुछ आपके लिए लिखा है जो आप बाद में यकीनन देखेंगे। आदरणीय ललिता जोशी जी, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं सारे अगर वो लूं जो आपके लिए सवाल और प्रणाम आए हैं, तो यकीनन आपका समय नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं पलट के फिर बाबूजी की तरफ आना चाहता हूँ। जब कोई भी एक्टर, मतलब हम एक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कोई भी या किसी दूसरी उसमें भी, जब कोई आदमी टॉप पर होता है, वो दौड़ के उनकी करीब 400 फिल्में, चारों तरफ सप्रू साहब और उनकी खूबसूरती, उनकी आवाज, उनकी हर चीज की तारीफ। फिर बहादुर शाह जफर के बाद जो दौर आया, और वो जो परिवार होता है वो झेलता है उसको। जो जो बिल्कुल आपके करीबी, आपके 3 4 5 लोग जो परिवार के होते हैं वो झेलते हैं। उतने रौबीले व्यक्ति या उतने कह लीजिए हिम्मत वाले व्यक्ति थे, वो जो दौर था उस समय बाबूजी की क्या वो थी, मतलब क्या वो तब कहीं आपको लगता था कि हौसला कमजोर पड़ रहा है, या उस दौर में भी उनका वो जज्बा बना हुआ? नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि फील होता था उनको कि ये वो, लेकिन उन्हें अपना पूरा जो था ना, वो किसको गम नहीं होगा इतना जहाज से एक फ्लैट में आएंगे। और जो बच्चे वहां ऐसे थे, दो 3 गाड़ियां थी, उसके बाद एक गाड़ी जो थोड़ी वो नहीं थी, जैसे ओल्ड्स मोबाइल और उस टाइम की डिसो टॉप की गाड़ी थी। फील तो होता है होगा 100%, लेकिन उन्होंने सारा कुछ अपना म्यूजिक में उसमें वो कर लिया और हम लोगों को अपब्रिंगिंग में लगा दिया। हमारी अपब्रिंगिंग प्रॉपर हो, ऑल स्कूल्स प्रॉपर हो, कॉन्वेंट स्कूल्स हो, इन लोग को कुछ एजुकेशन प्रॉपर हो। तो आई कुड फील इट इन हिज आईज, बट वो कभी जाहिर नहीं करते थे ये सब चीजें। जब्त एक उनके मतलब ऐसा था कि उनसे शाबाशी लेना मतलब बहुत बड़ी बात होती। कभी ऐसे हाथ रख दिया तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता था, या गुड ऐसा, लेकिन आईज में यू कुड सी कि हिज लव वाज देयर। वो ज्यादा शो नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों से पता लग जाता था व्हेन ही वाज हैप्पी। एंड ये मैं एक बहुत इमोशनल सी बात आपको तो मालूम होगी, लेकिन अपने मित्रों से साझा करना चाहता हूँ कि पिता जो होते हैं वो बच्चों की नजर में हीरो होते हैं, हमेशा उनको यूं देखा होता है। और जब कभी वो जीवन के किसी ऐसे दौर में आते हैं जब ये लगता है कि वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाए या बहुत अच्छे दौर में नहीं है, जैसा आदरणीय तेज जी ने कहा कि वो महसूस नहीं होने देते बच्चों को। तेज जी तो उस समय भी छोटे रहे होंगे, लेकिन रीमा जी सबसे बड़ी थी। आदरणीय रीमा जी ने उस पर एक बहुत कमाल बात कही थी, अपने मित्रों से मैं साझा करता हूँ कि एक बाप उस दौर में भी, वो सच में शेर थे, जो कहते हैं ना कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाता है तो वो शेर ही रहता है। उन्होंने, उनका मन थोड़ा सा टूटने लगा आदरणीय रीमा जी का। बाबूजी ने क्या कहा था वो आपको सुनवाता हूँ। गुरविंदर सिंह जी, प्रणाम करता हूँ, आप पधारे हैं। मुझे उन्होंने एक फिल्म बनाई बहादुर शाह जफर, जो कि कंप्लीट नहीं कर पाए और उसके वजह से हमें अपना बंगलो बेचना पड़ा और हम एक छोटे से फ्लैट में जुहू में आ गए। उस वक्त मैं लखनऊ में पढ़ रही थी अपनी बुआ के पास, और जब मैं लखनऊ से आई हॉलीडेज के लिए तो पापा मुझे रिसीव करने के लिए खड़े थे सीढ़ियों के पास। और जब मुझे वो जब अपने मतलब हमारे फ्लैट में ले गए तो मुझे चारों तरफ देख के बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कहाँ वो बंगलो, कहाँ मेरी बुआ की हवेली लखनऊ की, और कहाँ ये एक छोटा सा फ्लैट रूम में। एंड माय फादर, मेरे पिताजी ने मेरे एक्सप्रेशन को देख लिया और समझ लिया मुझे कि मेरे अंदर क्या बीत रही है इस वक्त। उन्होंने खाली एक ही लाइन बोली कि बेटा ये घर छोटा है ना, बट डोंट वरी, हम बहुत जल्दी बड़ा घर ले लेंगे।
मेरे आंखों में आंसू आ गए। और आज भी मैं उस बात को याद करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि देखिए पिता को कैसे पता चल गया, उनको कैसे पता चल जाता, माँ बाप को अपने बच्चों का एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि उनके दिल में क्या बीत रही है। यही वो रिश्ता है, एहसास का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। ये एक बात होती है कि पिता को समझ में आता है कि बच्चे मन छोटा कर रहे हैं, बिल्कुल और उस वक्त बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी होता है कि बच्चों का हौसला बढ़ाए। और ये कहना कि फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं, उनको भी नहीं पता होगा कि कैसे ले लेंगे, लेकिन उस समय ये कह के कम से कम बच्चों का जो हाँ, हौसला बढ़ाने वाली बात है, अमेजिंग उनका इसलिए उनको हौसला देख प्रणाम के करता तो। मतलब उन्होंने जिंदगी भर अपने भाइयों बहनों के लिए किया, जो घर के लिए शायद नहीं किया वो भाई बहनों के लिए किया। ऐसे जब वो ले सकते थे बहुत कुछ, यहाँ फ्लैट फ्लैट तो बड़े जो उनके ब्रदर थे वो आए कि वहाँ देव रोड में ये करना है, मेरे को एक ट्रक चाहिए, ये लेना है। उन्होंने वो घर का पैसा जो नहीं लिया, जो लेने वाले थे बाजू वाला, उसको दे दिया। हूँ। तो उसके उनके जैसा आदमी मिलना ये पैदा नहीं होते, वंस इन ब्लू मून आते हैं ऐसे लोग। एक चीज और अपने मित्रों को ट्रिमेंडस। यहाँ बता दूं कि वाकई ऐसे लोग कम पैदा होते हैं कि जब वो पैदा हों तो उनको सोने का सिक्का गिफ्ट करने के लिए, वो जो सोने का सिक्का है वो महारानी विक्टोरिया की तरफ से आया, विक्टोरिया जी के हाथों से आया। मतलब तरफ से आना तो चलिए हो सकता है कि वो हाँ उस समय वो इंडिया आई हुई थी, और जब हाँ आदरणीय सप्रू साहब पैदा हुए, सीनियर सप्रू साहब की बात कर हाँ। रहा हूँ, तो उनको गिफ्ट में सोने का सिक्का महारानी विक्टोरिया जी से मिला था। दादा विनय पवार जी आपको प्रणाम लिख रही हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी, माता तुल्यमाता जुड़ी हैं। श्रद्धा सिंह जुड़ी हैं। श्रद्धा, आपका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। आपके साथ एक शो भी उन्होंने किया था जो अपना जरीना बहाव जी थी, आप विलन बने थे, वो पॉलिटिकल दूरदर्शन पर आया हाँ करता हाँ 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 था। हाँ हाँ। उसमें श्रद्धा आपके जिंदगी साथ एक थी। भंवर, जिंदगी एक भंवर, जिंदगी डीडी पे था। जिंदगी एक भंवर। और बिल्कुल वो बिल्कुल। और नंबर 1 शो रहा है डीडी का, जब तक चला, स्टार्ट से जब जब तक तक चला। बंद नहीं हुआ, वो जी डीडी का नंबर 1 शो था। जहाँ जी मतलब जहरीना वाइफ एक हाउसवाइफ है, और कैसे वो हाँ, सीएम बन जाती है, और ये बहुत सीएम बन बढ़िया शो जाती है। था। हाँ जी हाँ। जी। श्रद्धा, आपका स्वागत करता हूँ। रमेश यादव जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। सुभाष चंद्र जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। जितने सुलेखा मिश्रा जी, मैं आज बहुत सारे नाम नहीं ले पाया हूँ, क्षमा कीजिएगा दादा, मैंने बहुत समय लिया है आपका, लेकिन जाते नहीं, जाते मोस्ट वेलकम। मैं, क्योंकि उनको याद करना, आपके वो पिता हैं लेकिन हमारे वरिष्ठ भी हैं, एक लाइन के हम लोग हैं और हम उनके फैंस हैं कह लीजिए, तो उस नाते मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी पूरी थैंक यू सो मच फैमिली का रतन। धन्यवाद करता हूँ कि सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो बात आदरणीय रीमा जी वाले वक्तव्य में अभी आई, ये दौर भी इस समय वैसा ही है कि भले ही आपको ये ना पता हो कि आप बंगला कैसे लेंगे, लेकिन ये कह के हौसला बनाए रखिए कि लेंगे। आपको भले ही ना पता हो कि ये कोरोना काल से हम कैसे और कितने दिनों में निकलेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि इससे आप निकलेंगे। और ये मन बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए कि हम इससे निकलेंगे। ये मुझे लगता है रवि, कि एक ये आज छोटी भी सी निकलेंगे। कविता एक कहना चाहता हूँ यही दौर के बिल्कुल सर, बारे मैं में। उसी अभी हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। ये सबके लिए है जी कि दादा। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब समुंदर पे नशा हो तूफान का। और जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। क्या तो बात। हौसला जो है, इसे छोड़े ना। बाकी देखिए, जीना मरना, अगर आप पैदा हुए तो आपको मरना ही है, वो एक ही सच्चाई है। जिंदगी की एक ही सच्चाई है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपको मरना है, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन हौसला, यू हैव टू फाइट, और फाइट बिल्कुल। कीजिए। जब आपका टाइम आएगा आप चले जाएंगे, और क्या। हाँ, जाना सत्य है तो दादा। ये मतलब हौसला जो आपकी है ना उपस्थिति में सर, हौसला नहीं छोड़ने का एंड तक, जितना हो सके यू हैव टू फाइट, दैट्स ऑल। अच्छे बुरे दिन तो आते ही आपकी रहते हैं। उपस्थिति में ये बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये बात पिछले शो में भी कही थी कि 2-3 दिन पहले ही हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनसे बात हुई मेरी। उन्होंने एक बड़ी कीमती बात कही। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक बात है कि हमारी बॉडी में हमारी सोच के अनुसार केमिकल्स पैदा होते हैं। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम जब खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, आखिर कहाँ से पैदा होता है?
उसी तरह जब हम खुश रहते हैं तब हमारे अच्छे केमिकल्स बनते हैं, जब हम दुखी रहते हैं तो यस बुरे यस बनते हैं और यस यस बॉडी को वो सर, डैमेज बहुत करते हैं बहुत फर्क या पड़ता है। सपोर्ट करते हैं। हाँ, हाँ, मैं इस समय ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बात बहुत हवा और में लग थोड़ा सकती है, सा किसी को बुरी भी एक्सरसाइज का लग भी सकती है। है। जैसे अभी जी कोरोना जी भी दादा। था, तो रवि मैं परमिशन तो खैर सुबह उठ के 6:30-7 बजे, कोई होता ही नहीं था जब बंद था, लेकिन अपना मास्क पहन के 5.5 किलोमीटर सुबह, 2.5-3 किलोमीटर शाम अच्छा। को। हाँ, अभी भी करता हूँ मैं 7-7.5 किलोमीटर डेली। एक्सरसाइज का मेरा बंद हो गया क्योंकि वो पीछे जो गार्डन है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सब लगा हुआ है, पुलिस और मेरे सब लगे हैं, लेकिन वो बन रहे म्यूनसिपल गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। मैं कभी कभी फेसबुक पे भी डालता हूँ, 275 मीटर्स का चक्कर है और फिल्टर्ड धूप आती है। इतना अच्छा ऑक्सीजन लेवल शायद ही कहीं होगा, इतने झाड़ है, ग्रीनरी है। तो मैं अभी भी करता हूँ। तो मेरी सारी यहाँ से यहाँ तक, टो से हेड तक सारी कट्स और टूटे हुए हैं। इतना एक्शन मैंने आज तक डुप्लीकेट यूज नहीं किया। तो गिरना पड़ना मतलब शायद ही कोई ऐसा बोन होगा जो कभी ये नहीं हुआ होगा, या थोड़ा अपना, या कटा नहीं टूटा नहीं होगा, लेकिन आज भी करता हूँ। और वही एक्सरसाइज बचा के रखती है। तो एक्सरसाइज करना ना भूलें बस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ ना कर सके तो आप वॉक जरूर कीजिए। मास्क डबल पहन लीजिए। मैं एक मलमल रखता हूँ जो हमारे शूटिंग्स में यूज करते हैं ना पसीने के लिए, जी जी। पहले मलमल मानता हूँ और उससे एक सॉफ्ट मास्क, और निकल जाता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन सुबह मेरी कर वजह लिया से। था। मुझे लगा था कि नहीं 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 यार, आपने मौका दिया आने का यहाँ। ये आपकी लेट, विनम्रता है सर, ये आपकी नहीं विनम्रता नहीं, है। ये सुबह आपकी इसलिए मैंने विनम्रता सुबह है। कर लिया था, सुबह ज्यादा कर लिया था कि चलो शाम को मौका देखा, नहीं मिलेगा तो। देखा मित्र लोग देख लें कि वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको पता है कि ये चीज ऐसा होगी, वो दूरदर्शी हैं इस मामले में। और ये अच्छी नहीं बात होती है कि उन्होंने नहीं, अपनी आदत है एक्सरसाइज ये। पूरी सी की। क्या है, ये मेरा जी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे मेरे खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी की आदत नहीं है। जब मैं 10 साल का था तब से सप्रू साहब उठा लेते थे 6:30 बजे, बताया ना आपको मैंने। तो रनिंग शुरू हो जाती थी, तो एक्सरसाइज मेरे नस नस में है। मतलब अगर नहीं करूंगा तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वो भले वॉकिंग ही हो, ब्रिस्क वॉक हो, कुछ भी हो, वो पसीना मुझे निकालना है। जब वो निकल जाता है तो मैं, ये होता है कि आज खाना, मतलब इसके लिए कर लिया, मेहनत कर ली, ऐसा क्या है। बात है, और थोड़ा सा क्या खाना बात कम है। खाता हूँ बस। और अपने दोस्तों को भी, सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जुबान जो है ना हमारी 70 या 80 ग्राम की, ये पूरे 80 किलो की ऐसी की तैसी कर देती है। और जुबान वैसे भी, इस पे कंट्रोल रखना चाहिए हर चीज क्या में, बात। बोलने में भी, खाने में भी। तो जितना कम खाते हैं उतना अच्छा रहता है। रात को मैं रोटी चावल नहीं खाता हूँ, ग्रिल्ड बॉइल्ड ये वो ऐसा खाता हूँ। एक मील मेरा दोपहर का सॉलिड होता है, जिसमें जवारी की रोटी 2-3 होती है, चावल दाल भाजी मटन जो भी खाना है। लेकिन रात का खाना जरा गरीबों की तरह खाता हूँ। फायदा हुआ है उससे सर बहुत। बहुत अच्छा आपने मतलब ये अपनी जो चीजें आज बताई और जो सोशल उसमें भी बताई। मैं जितने प्रणाम है वो आप तक सब बाद में पहुंचाऊंगा, यश यादव जी, भावना नहीं अरोड़ा नहीं, जी मेरा और सबको, जितने मेरी भी लोग हैं। तरफ से सबको, मेरे इसमें काफी मित्र भी हैं हमारे, तो जी जी जी। सबको मेरा प्रणाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ सर भी, मेरी तरफ से आप पूरे परिवार को बोलिएगा मेरी तरफ से सबका जरूर जरूर धन्यवाद है। रवि जरूर। और मैं ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत जल्दी खत्म होगा, हम लोग फिर बस स्टूडियोज ये में दौर मिलेंगे, निकल शूटिंग्स जाए और पर हमारा, मिलेंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ये बाय चलेगा क्योंकि थोड़ा सा मैं उसमें बिलीव करता हूँ। ये जी। अक्टूबर नवंबर के बाद ये हम्म, पूरा सेट हो जाएगा। और आज मैं बोल रहा हूँ आपको, आप मुझे बोलेंगे कि 22 जो है, अच्छा। 22 से हिंदुस्तान का जो देखना, रुतबा जैसे भी बीच में हो गया था, अच्छा ये कहाँ जी। जाएगा। इट विल बी वन ऑफ द सुपर पावर्स, 22nd 23rd 24th फॉर क्या इंडिया। बात है। हाँ जी, वाह। तो देख दादा ये तो सबके मेरे पास काम डबल हो रिकॉर्डेड है। जाएंगे। हाँ, जैसे ये होगा तो मैं आपको उस दिन तो एक बिल्कुल। आप पर अलग से, आप पर बेस करके प्रोग्राम 22 तक करेंगे। थोड़ी तकलीफ है क्योंकि यूनिवर्सल है ये। आप देखें तो हम्म, खाली हिंदुस्तान पे नहीं इफेक्ट हुआ है, वर्ल्ड इज हम्म, इफेक्टेड। जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड। स्पेनिश फ्लू आया था 18 में, ये वो तो, ये पूरा फिनोमेना जिसने भी या क्रिएटेड है या क्या है उसका, किसी दो चीज होती है, सच्चाई, ट्रूथ। वो जानता कौन है, एक पार्टी जानती है जिसने किया, दूसरी जानती है जिसने सहा या नहीं सहा हो,
और दूसरा थर्ड होता है जो फैक्ट। तो इसका फैक्ट किसी को पता नहीं कि वेदर एनीबडी चाइना इज क्रिएटेड दिस, या ये आर्टिफिशियल है या क्या है, बट है। और है ऐसा कि पूरे वर्ल्ड को इसने तंग करके रख दिया है। बट क्या ये भी बात दौर था, मालिक बोलता है कि देखो भाई कलयुग तो चल ही रहा है, तो आप हाँ लोग कितना भी मार्स पे पहुंच जाओ कोई बात नहीं, मैं एक झटका मारूंगा तो सब हिल हाँ जाएगा। हाँ। तो ठीक है, क्या बात है। ये आपके लिए वही एक है बहुत प्यारा सा सिलसिला। कमेंट आया, मुझे लगा जाते जाते आपको बता ही देता हूँ। हाँ, पुलकेंद्र अरोड़ा जी बहुत वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं। उन्होंने लिखा है कि आपको सुनने के बाद अब ये कहना पड़ेगा, खलनायक नहीं नायक हूं। मतलब उस गाने को उल्टा करके वही वो सारे मेरे दोस्त यही बोलते हैं यार, तो ये कमेंट मेरे को अभी जैसे इन्होंने कहा तो मुझे याद आया कि जी। एक फिल्म राजपूत बनी थी जिसमें हम्म, बहुत बड़े बड़े हीरोज थे, धर्मजी थे, राजेश खन्ना साहब थे, विनोद हम्म, खन्ना साहब थे। जी। तो उसमें मेरे को रोल राइडिंग कर रहा था बीच में, और मुझे राइडिंग करते हुए देख लिया था विजयानंद जी ने। तो अच्छा। उन्होंने रोका, हाँ, गोल्डी साहब ने रोका। और विजयानंद जी जब छोटे थे तो पापा वो देव साहब और ये सब सारे दोस्त थे, तो पापा उनको, उनके गोल्डी बाल होते थे तो गोल्डी बुलाते थे, ऐसे उनका नाम गोल्डी पड़ा। तो अच्छा। उन्होंने देखा और रुक गए उधर सन एंड सैंड में, वॉक करने आते थे बीच पे। जब मैं घोड़े से उतरा तो बोले इधर आओ बेटा, तेज। मैं बोला सर, मैं पहली गया के प्रणाम किया, मैंने गोल्डी साहब के। बोले तेज एक रोल है मेरे पास, छोटा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन तू तू जो राइडिंग जो तूने की है वो चाहिए मेरे को इसमें, क्योंकि उसमें हेमा जी को उठा के डबल राइडिंग करनी है, और जैसे तूने राइडिंग की तो संभाल के करना पड़ेगा। तो वो मुझे ऐसे मिले, और उसने बोला यार तेरे को विलन किसने बना दिया, तेरा फेस विलन का नहीं है यार, यू शुड हैव बीन अ हीरो। मैं बोला सर आप ले लो ना मुझे। लोग सही बोलते, बात है, आप ही दे दो। मैंने स्टार्ट तो एज ए हीरो ही किया, मेरी पहली 3 हाँ, फिल्में एज अ हीरो ही 3 थी। फिल्में हीरो थी फिर है। उसके बाद क्या था कि काम नहीं था, वो काम करना था, तो लोग बोले कि सप्रू साहब भी आए थे, हीरो थे। उसके बाद वो विलन बने, उसके बाद कैरेक्टर एक्टर बने, तो तेज भी वैसे ही, आंखें भी ब्लू है, तो हीरो बना, उसके बाद इसको विलन ले लो। तो सिलसिला फिर विलन की दौर जो चालू हुआ तो चलता रहा। आपने भले ही नो विलन किया हो, रिग्रेट्स। आप हीरो हैं। देखिए, मुझे आदरणीय हरीश नेवल जी हिंदुस्तान के बेहतरीन व्यंग्यकारों में से एक हैं। उन्होंने लिखा है, पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने लिखा था कि आप हीरो बनकर आइए, फिर उन्होंने अगले ही मिनट लिखा, हमारे हीरो बन गए आज से तेज जी। आप हीरो हैं सर। प्लस आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो वाकई लोगों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि आप उस कह लीजिए, कहते हैं ना, जो खानदानी लोग होते हैं, आपका जो पूरा एक माहौल है, वो आपको, सबसे बड़ी बात है वो विनम्रता। आपने एक बात शुरू में कही थी, 300 फिल्में तो बहुत बड़ी बात होती है। 1.5 फिल्म करने के बाद या पहली फिल्म साइन करने के बाद लोगों को रात में काला चश्मा लगाने की आदत हो जाती है। ये जो एक बात है ना, उससे आप लोग हमेशा दूर है, आपकी पूरी फैमिली। सर, बहुत मजा आया। एक आपसे गुजारिश और करना चाहता हूँ कि जरूर। मुझे आप मौका दीजिएगा जरूर इस बात का, कि आने वाले समय में एक शो आपको बेस करके करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जी, तो बाबूजी को मुझे बेस श्रद्धांजलि करो। थी हमारी हाँ, आपको ठीक, बेस नहीं नहीं करेंगे, करिए, लेकिन क्योंकि एक बाबूजी महीना देर, पर हाँ। करने का मेरा बहुत मन था, लेकिन आपकी 1-2 महीने बाद, क्योंकि आपकी जितनी चीजें लोग वो भी जानना चाहते हैं। मुझे बहुत लोगों ने आपके बारे में सवाल लिखे, मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि आज हम बाबूजी को बेस करके पापा कर के रहे हैं। लिए था। तो मैं पापा के लिए था, उनका कनेक्शन शायद कटा है। बिल्कुल, जाते जाते अगर वो जुड़ते हैं 1 मिनट में, जितने भी लोग आज जुड़े रहे, आदरणीय नीना सहर जी, अशोक गुप्ता जी, सरिता जैन जी, पुष्पा कान्याल जी, और सरिता जैन जी, मीनाक्षी हाँ। जोशी जी, अनिता पाटिल जी, यश यादव जी, दादा आ गए हैं दोबारा। देखिए, ऐसे विदा नहीं होंगे दादा आप अचानक। नहीं, मेरी और तरफ से, दूसरा, पटल की तरफ से जी दादा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मतलब आपको आपने दादा फिर बहुत बहुत सप्रू साहब की यादें ताजा कर दी। अब लगता है सुबह उठ के शायद तबला बजाऊंगा कल थोड़ा। सर, सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, और थैंक यू बहुत सो जल्दी मच। फिर मुलाकात होगी सबको सर। मेरी तरफ से प्रणाम कहना, जितने जुड़े थे हमारे साथ, मेरा बहुत बहुत प्यार। सर, बाय रवि। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये आज की एक खास मुलाकात, वाकई बहुत मजा आया। आपने देखा होगा कि हम जिनको हमेशा देखते हैं मारपीट करते हुए, गलत काम करते हुए, उनके उनके अंदर उनकी जो शख्सियत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो किस तरीके का होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला उनसे बात करने का। आदरणीय रेणु सेन जी, आप बनी हुई हैं, धन्यवाद करता हूँ। गुजल गुजल जी, और ये मेरा सौभाग्य है कि
उनसे बातचीत आप लोगों के सामने, आप लोगों की उपस्थिति में हुई। मैं एक बात और यहाँ बता दूं कि कल एक बहुत खूबसूरत मुलाकात होगी आदरणीय विक्रम गोखले जी। हिंदी मराठी का बहुत बड़ा नाम है, कह लीजिए कि रंगमंच का भी, फिल्म्स का भी और टेलीविजन का भी बहुत बड़ा नाम है आदरणीय विक्रम गोखले साहब। कल 7 बजे उनसे बहुत सारी बातचीत लेकर हाजिर होऊंगा। मैं उनके बारे में बता दूं कि उनका भी जो परिवार है वो वहां से शुरू होता है, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुरू होती है, उनकी परदादी से शुरू होती है। मैं वो कहानी भी कल लेकर हाजिर रहूंगा और विक्रम गोखले साहब साथ में होंगे। अन्नदा पाटनी जी धन्यवाद, आप शुरू से अंत तक हैं। विनय पवार जी, वंदना यादव जी, बड़ी बहन हमारी दिल्ली से, सब लोगों को बहुत बहुत आभार भेजता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो अब काली रात है ये बहुत जल्दी चली जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी है इस बीच में अपना हौसला बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।